हेलो नमस्कार वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत आप सभी का बहुत बहुत आपके अपने चैनल गॉगल गुरु ऑडियो बुक पर। आप लुत्फ उठा रहे हैं सनसनीखेज एक्शन पैक्ड स्टोरी का, जिसका नाम है ज्वालामुखी। आप सुन रहे हैं इसका एपिसोड नंबर 5। सुंदरलाल एक दो जगह से इजाजत लेने के बाद गजाला के कमरे तक पहुंचा। सुंदरलाल को देखते ही गजाला के होठों पर मुस्कान रेंगी। देवराज चौहान गया? जी, सुंदरलाल ने आदर भरे स्वर में कहा। वह इस बात के प्रति सतर्क था कि उसके मुंह से कोई ऐसी वैसी बात ना निकल जाए, नहीं तो गजाला के क्रोध का उसे शिकार बनना पड़ेगा। कैद खाना ऐसी कोई ऐतिहासिक जगह नहीं होती कि आम आदमी के मन में उसे देखने की ख्वाहिश पैदा हो। गजाला ने एक एक शब्द चबाकर कहा, बल्कि लोग ऐसी जगहों से दूर ही रहना पसंद करते हैं, समझ रहे हो ना मेरी बात? जी, सुंदरलाल ने फौरन सिर हिलाया। कैद खाने में उसने किया क्या? गजाला ने क्षण भर बाद पूछा। आपके आदेश के अनुसार कैद खाने में पहुंचते ही मैंने व्यस्त होने का बहाना बनाया और उसे वहां अकेला छोड़कर आ गया। सुंदरलाल जिसे एक ही सांस में सब कुछ कह देना चाहता था, परंतु हर पल मेरी निगाह उस पर थी। वह कोठरियों तक पहुंचा और एक एक करके उनमें झांकने लगा। आखिरकार वह जिस कोठरी के सामने रुका वह थापर की थी। थापर? गजाला की आंखें सिकुड़ी। हाँ, यह वही थापर है ना, जिसे मेरी शिकायत पर कैद करके कैद खाने में डाला गया था? जी हाँ, वही है। फिर देवराज चौहान थापर को कोठरी से बाहर ले आया और दीवार की छांव में रेत पर बैठे करीब घंटा भर बातें करते रहे। फिर देवराज चौहान मेरे पास चला आया और थापर कोठरी में। गजाला के चेहरे पर कई पलों तक सोचपूर्ण भाव छाए रहे। हो सकता है देवराज चौहान थापर का दोस्त, भाई या कुछ और हो, शायद। कैसा भी रिश्ता हो सकता है, मैंने भी यही सोचा था। सुंदरलाल ने फौरन हाँ में हाँ मिलाई। देवराज चौहान का सीधा थापर के पास जाना और घंटा भर उसी से बातें करने के बाद चले जाना साबित करता है कि दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं और देवराज चौहान किसी कारणवश थापर से मिलना चाहता था। गजाला ने जैसे अपने आप से कहा। देवराज चौहान ने किसी से भी बात तक नहीं की सिवाय थापर के। मुझे पहले ही देवराज चौहान पर कुछ शक हो गया था। जब उसने कैद खाने देखने की इच्छा जाहिर की थी, तभी मैं उसके साथ कैद खाने में नहीं गई, ताकि वह जो भी करना चाहता है खुल कर सके। मैंने तुम्हें भी इसी कारण उससे अलग होने को कह दिया था। गजाला ने शब्द चबाकर कहा। खुद को बहुत ज्यादा होशियार समझता है देवराज चौहान, लेकिन उसे यह नहीं मालूम कि उसका सामना गजाला से है, जिसे बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। मेरे लायक सेवा बताइए। तुम जाओ, मैं देखूंगी कि अब क्या करना है। जी, सुंदरलाल ने इजाज़त ली और बाहर निकल गया। गजाला कुर्सी से उठी और अपने शानदार कमरे में टहलने लगी। चेहरे पर सोच के भाव नाच रहे थे और होठ पीछे हुए थे। वह ठिठकी और खिड़की के करीब पहुंचकर हल्का सा पर्दा हटाकर बाहर देखा। सामने देवराज चौहान वाला मकान नजर आ रहा था। खिड़की खुली हुई थी। कई पल लगातार देखते रहने के पश्चात उसने कमरे के भीतर मौजूद देवराज चौहान की झलक पा ली थी। गजाला खिड़की से हटी और कमरे पर हाथ बांधे टहलने लगी। मस्तिष्क में सिर्फ एक ही प्रश्न उभर रहा था कि देवराज चौहान और थापर का आपस में क्या संबंध है। देवराज चौहान उससे क्यों मिला? इस बारे में तो वह निश्चिंत थी कि थापर किसी भी हाल में कैद खाने से फरार नहीं हो सकता। एकाएक वह ठिठकी। गजाला ने थापर से मिलने का निर्णय ले लिया था। थापर के मुंह से जाना जा सकता था कि देवराज चौहान से उसका क्या रिश्ता है, वह उससे क्या बात करने आया था, उसके मन में क्या है। देवराज चौहान ने शतरंजी चाल खेलकर थापर से मुलाकात की थी और अब वह भी शतरंजी चाल चलकर थापर से जानना चाहती थी कि देवराज चौहान उसके पास क्यों आया और क्या बातें की, वह चाहता क्या है। उसे पूर्ण विश्वास था कि वह थापर के मुंह से यह सब बातें उगलवा लेगी और यकीनन देवराज चौहान बारे में कोई ना कोई जानकारी अवश्य प्राप्त कर लेगी। देवराज चौहान ने उसके साथ खेल खेला है, तब वह देवराज चौहान के साथ मौत का खेल खेलेगी। उसे बेवकूफ़ बनाने वाला आखिर जिंदा कैसे रह सकता है। इसी विचार के साथ ही गजाला तूफानी गति से कमरे से बाहर निकलती चली गई। गजाला कैद खाने में पहुंची। गजाला का वहां पहुंचना था कि पहरेदारों में तीव्र हलचल मच गई। सब जरूरत से ज्यादा सतर्क नजर आने लगे। सुंदरलाल भागता हुआ गजाला के पास पहुंचा। हुक्म मालकिन, सुंदरलाल ने अदब से कहा। थापर को मेरे सामने पेश करो। गजाला शब्दों को चबाकर क्या उठी। अभी लीजिए। सुंदरलाल ने तुरंत दो पहरेदारों को साथ लेकर वह वहां से निकल गया। गजाला उसी कमरे में थी जो सीढ़ियां समाप्त होने पर आता था। इस समय वहां 3 पहरेदार और भी थे, जो कि अपनी ड्यूटी पूरी करके आराम फरमा रहे थे, परंतु अब वह एकदम चाक चौबंद नजर आ रहे थे। 10 मिनट पश्चात सुंदरलाल वापस आया। उसके पीछे दोनों पहरेदारों ने थापर को दाएं बाएं से पकड़ा हुआ था। उसे गजाला के सामने पेश किया गया। छोड़ दो इसे, गजाला ने थापर की आंखों में झांकते हुए कहा। पहरेदारों ने थापर पर से बंधन आजाद कर लिए।
थापर होठ गजाला को देख रहा था। पहचाना मुझे? गजाला कहर भरे स्वर में कह उठी। हाँ, तुम वही बांदरी हो जिसने मुझे इस कैद खाने में पहुंचाया। सुंदरलाल को लगा जैसे गजाला अभी थापर को शूट कर देगी, परंतु गजाला तो उसके शब्दों पर हंस पड़ी थी। मैं तुम्हारी इस बात का बुरा नहीं मानूंगी, क्योंकि तुम 1.25 साल से यहाँ इसी शब्द की सजा भुगत रहे हो, और जाने कब तक भुगतते रहोगे। हो सकता है बूढ़े भी हो जाओ। अभी मैं इस कैद से इतना नहीं उकताया हूँ, जिस दिन तंग आ जाऊंगा उस दिन यहाँ ठहरूंगा नहीं। गजाला ठठाकर हंस पड़ी। इस कैद खाने से आज तक कोई फरार नहीं हो सका। यहाँ आज तक कोई थापर नहीं आया होगा। थापर ने कड़वे स्वर में कहा। हम तुमसे वायदा करते हैं कि अगर तुम इस कैद खाने से फरार हो गए तो तुम्हारी हर खता माफ। जुबान से पीछे, खुमान सिंह की बेटी हूँ, जुबान से पीछे हटना मैंने कभी सीखा ही नहीं। ठीक है, फिर मैं तुम्हें यह कारनामा बहुत जल्दी दिखा दूंगा। गजाला व्यंग से जहरीली हंसी हंसी। कहीं यहाँ से फरार होने की कोशिश महंगी ना पड़ जाए तुम्हें। खबर मिले कि तुम्हारे शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा जहाँ गोली ना लगी हो। जवाब में थापर सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। खैर छोड़ो, इस समय मैं तुम्हारे पास कुछ जानने के लिए आई थी। क्या? मैं जो पूछने आई हूँ वह पूछ कर ही रहूंगी। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम किस अंदाज में बताते हो। मुंह तो तुम्हें हर हाल में खोलना ही होगा। गजाला के शब्द सख्त थे। मैं कुछ भी नहीं समझा, थापर ने असमंजस से कहा। देवराज चौहान कुछ देर पहले तुमसे मिलकर गया। गजाला ने उसकी आंखों में झांका। हाँ, अपना चौंकना छिपाते हुए थापर सहनशीलता से कह उठा। उसने अपना नाम देवराज चौहान ही बताया था। कह रहा था कि गजाला की मेहरबानी से ही यह कैद खाना देख पाया हूँ। गजाला के दांत भिज गए। तुम तो शुरू से ही बात को पलट रहे हो थापर। क्या मतलब? तुमने कहा कि उसने अपना नाम देवराज चौहान बताया था, जबकि हमें पूरा विश्वास है कि उसकी और तुम्हारी वाकफियत बहुत पुरानी है। वह सिर्फ तुमसे ही मिलने कैद खाने में आया था, क्योंकि और किसी से उसने बात नहीं की। तुम्हें ढूंढा और सिर्फ तुमसे ही बात की। इस बारे में अब मैं क्या कह सकता हूँ कि उसने मेरे से ही बात क्यों की। शायद उसे मेरा चेहरा पसंद आ गया होगा। थापर ने लापरवाही से। लेकिन इस बात के लिए मैं बड़ी से बड़ी कसम खाने को तैयार हूँ कि आज से पहले मैंने उसे कभी नहीं देखा था। गजाला दांत पीछे उसे घूरती रही। कोई थापर नहीं आया होगा। थापर ने कड़वे स्वर में कहा। हम तुमसे वायदा करते हैं कि अगर तुम इस कैद खाने से फरार हो गए तो तुम्हारी हर खता माफ। जुबान से पीछे नहीं हटना। खुमान सिंह की बेटी हूँ, जुबान से पीछे हटना मैंने कभी सीखा ही नहीं। ठीक है, फिर मैं तुम्हें यह कारनामा बहुत जल्दी दिखा दूंगा। गजाला व्यंग से जहरीली हंसी हंसी। कहीं यहाँ से फरार होने की कोशिश महंगी ना पड़ जाए तुम्हें। खबर मिले कि तुम्हारे शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा जहाँ गोली ना लगी हो। जवाब में थापर सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। खैर छोड़ो, इस समय मैं तुम्हारे पास कुछ जानने के लिए आई थी। क्या? मैं जो पूछने आई हूँ वह पूछ कर ही रहूंगी। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम किस अंदाज में बताते हो। मुंह तो तुम्हें हर हाल में खोलना ही होगा। गजाला के शब्द सख्त थे। मैं कुछ भी नहीं समझा, थापर ने असमंजस से कहा। देवराज चौहान कुछ देर पहले तुमसे मिलकर गया। गजाला ने उसकी आंखों में झांका। हाँ, अपना चौंकना छिपाते हुए थापर सहनशीलता से कह उठा। उसने अपना नाम देवराज चौहान ही बताया था। कह रहा था कि गजाला की मेहरबानी से ही यह कैद खाना देख पाया हूँ। गजाला के दांत भिज गए। तुम तो शुरू से ही। क्या मतलब? तुमने कहा कि उसने अपना नाम देवराज चौहान बताया था, जबकि हमें पूरा विश्वास है कि उसकी और तुम्हारी वाकफियत बहुत पुरानी है। वह सिर्फ तुमसे ही मिलने कैद खाने में आया था, क्योंकि और किसी से उसने बात नहीं की। तुम्हें ढूंढा और सिर्फ तुमसे ही बात की। इस बार कि उसने मेरे से ही बात क्यों की। शायद उसे मेरा चेहरा पसंद आ गया होगा। थापर ने लापरवाही से कहा। लेकिन इस बात के लिए मैं बड़ी से बड़ी कसम खाने को तैयार हूँ कि आज से पहले मैंने उसे कभी नहीं देखा था। लेकिन इस बात के लिए मैं बड़ी से बड़ी कसम खाने को तैयार हूँ कि आज से पहले मैंने उसे कभी नहीं देखा था। गजाला दांत पीछे उसे घूरती रही। कई पलों तक वहाँ मौत से भरी खामोशी छाई रही। मैं इस समय बहस इस मुद्दे में नहीं पड़ना चाहती कि वह तुम्हें पहले से जानता था कि नहीं। मैं 2 शब्दों में सिर्फ यह सुनना चाहती हूँ कि उसने तुमसे क्या बात की। सुनो थापर, जवाब देने से पहले यह बात अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठा लो कि अगर तुमने सही बताया तो हो सकता है मैं तुम्हें अभी कैद से रिहा कर दूँ। सच? थापर ने बहुत ज़्यादा खुश होने का नाटक किया। हाँ, अगर तुमने बाद में मुझे रिहा ना किया तो। थापर ने अपना शक जाहिर किया। हमारे वायदे पर संदेह ना करो थापर। तुमने मुझसे 2 वायदे किए हैं। एक यह कि अगर मैं फरार हो गया तो मुझे माफ़ी मिल जाएगी, फिर मुझे कुछ नहीं कहा जाएगा। और दूसरा वायदा है कि देवराज चौहान ने मुझसे क्या बातें की वह सच सच बता दूं तो तुम मुझे आज़ाद कर दोगी।
हाँ, सब कुछ तुम्हारे सहयोग पर निर्भर करता है, गजाला मुस्कुराई। थापर ने खुशी से सिर हिला दिया। यही कि मैं कैद खाने में कैसे आ गया, मैंने क्या जुर्म किया था, मेरी सजा कितनी लंबी है, वगैरह वगैरह। मैंने उसे अपना जुर्म बताया तो वह कहने लगा, गजाला से मेरी दोस्ती है, मेरी बात अवश्य मानेगी वह। मैं उससे तुम्हारी रिहाई की बात करूंगा, तुम अवश्य रिहा हो जाओगे। इसके साथ ही वह कैद खाने के बारे में भी कहता रहा कि कैद खाना बहुत अच्छा बना है, यहाँ से कोई भी फरार नहीं हो सकता। गजाला का चेहरा धधक उठा। सुंदरलाल के इशारे पर दो पहरेदारों ने थापर को जकड़ लिया। थापर के दांत भिज गए, उसके होठों से मौत से भरी मुस्कुराहट निकली। आओ। सुंदरलाल ने पहरेदारों को हाथ से इशारा किया और बाहर निकलता चला गया। थापर को थामे दोनों पहरेदार बाहर की तरफ बढ़े। गर्दन घुमाए थापर खूनी निगाहों से गजाला को देख रहा था, जिसके चेहरे पर जहरीले भाव छाए हुए थे। अन्य सारे पहरेदार भी उनके साथ बाहर निकल गए। गजाला की आंखों में तीव्र चमक लहरा रही थी। उसके हाव भाव में वैश्यपन के भाव कुछ ज्यादा ही झलक रहे थे। चेहरे पर कभी क्रोध, कभी चैन के चिन्ह उभर आते। उसे पूर्ण विश्वास था कि चंद कोड़े ही थापर की अक्ल ठिकाने लगा देंगे और वह सच सच बताने पर मजबूर हो जाएगा कि देवराज चौहान कैद खाने में उसके पास किस मकसद से आया था। वह नहीं चाहती थी कि कच्ची गोलियों का वार देवराज चौहान पर करे। वह अपने शक को थापर के मुंह खुलवाकर विश्वास में बदल लेना चाहती थी। उसके बाद ही देवराज चौहान को अपना असली रूप दिखाना चाहती थी। करीब 10 मिनट बाद वह उस कमरे से बाहर निकली। बाहर अजीब सा दृश्य था। थापर कमर तक नंगा, वह कैदियों और पहरेदारों के घेरे के बीच खड़ा था। उसके और घेरे के बीच 30 फीट का फासला था। खाली जगह पर सुंदरलाल हाथ में कोड़ा लिए खड़ा था। थापर अपनी खूनी निगाह चारों तरफ घुमा रहा था। तभी सुंदरलाल ने एक लंबे चौड़े कैदी को इशारा किया। इधर आओ। वह कैदी तुरंत सुंदरलाल के पास जा पहुंचा। यह लो कोड़ा और पूरी ताकत के साथ बेरहमी से इसके जिस्म पर बरसाते रहो। चलो शुरू हो जाओ। कहते हुए सुंदरलाल ने हाथ में थाम रखा कोड़ा उसकी तरफ बढ़ाया। कैदी के चेहरे पर नापसंदगी के भाव उभर आए। वह कैदी भी अपने साथी कैदी पर कोड़े नहीं बरसाना चाहता था, परंतु बेमौत मरने का क्या फायदा। उसने कोड़ा थामा और मजबूरी भरे अंदाज में आगे बढ़ा। थापर के करीब पहुंचते ही उसने पूरी ताकत के साथ कोड़ा हवा में लहराया, जो कि थापर की नंगी पीठ और कमर से लिपटता चला गया। थापर के शरीर को दर्द भरा झटका लगा। वह तड़प उठा। गजाला, थापर चीखा, तेरी इन सब बर्बरतापूर्ण हरकतों का अंजाम मैं एक ही बार में दूंगा। इस समय मैं मजबूर हूं, परंतु उस समय मैं मजबूर नहीं हूंगा। गजाला के होठों से विशेला कहा फूट पड़ा। सूर्य पश्चिम के घर की तरफ झुकने लगा तो देवराज चौहान घोड़े पर सवार होकर मंगोलिया की सड़कों पर आ गया। उसके चेहरे पर गंभीरता के भाव मौजूद थे। मस्तिष्क में सिर्फ थापर ही था। 2 घंटे वह घर में बैठा इसी बात पर विचार करता रहा कि थापर को कैद खाने से कैसे निकाला जाए। कैद खाने के भीतरी हालात तो वह देख ही चुका था, इसलिए थापर को कैद खाने से बाहर निकालने की योजना बनाने में उसे कोई खास दिक्कत सामने नहीं आ रही थी। परंतु इतना तो वह महसूस कर रहा था, थापर को वहां से निकालना जान जोखिम का काम था। उसे कैद खाने से निकालते समय कोई भी कैसी भी गड़बड़ हो सकती थी। देवराज चौहान की निगाहें चारों तरफ घूम रही थी। ढलती शाम के कारण गर्मी में राहत आ गई थी। हवाओं के झोंके कभी कभार आ जाते थे। अजगर खान के आदमियों के प्रति वह सावधान था, जो कि इस समय उसका सबसे बड़ा दुश्मन बना बैठा था। उसकी जान का सबसे बड़ा ग्राहक था। उसका मस्तिष्क गजाला की तरफ भी अटका हुआ था कि वह एकाएक उसके पास कैद खाने में क्यों नहीं गई। उससे मुलाकात भी नहीं की, जाते हुए भी नहीं, आते हुए भी नहीं। गजाला का यह रवैया उसकी समझ में नहीं आया था, जबकि उसे पूरा विश्वास था कि गजाला की इस हरकत के पीछे अवश्य कोई गहरी बात है, वरना गजाला उससे मुलाकात अवश्य करती। थापर को कैद खाने से निकाल लेना उसके लिए फायदेमंद सौदा था। थापर मुंबई का था, उस पर विश्वास किया जा सकता था। मंगोलिया के किसी आदमी पर भरोसा करना अपनी गर्दन पर तलवार रखने के बराबर था, और खुमान सिंह के खजाने तक पहुंचना उसे खतरे से भरा काम लग रहा था। ऐसे में थापर जैसा साथी मिल जाए तो क्या बुराई थी। हो सकता है कैद खाने की बंद कोठरियों के बारे में वह कोई कारामत खबर ले आए, उसका काम आसान हो जाए। साथ ही तभी देवराज चौहान उछला और घोड़े से 10 फीट दूर जा गिरा। एक साथ कई फायर हुए,
जो कि घोड़े के ऊपर से गुजरते चले गए। घोड़े से उछलकर नीचे गिरने तक के समय में देवराज चौहान के हाथ में रिवॉल्वर आ गई थी। नीचे गिरते ही पलटी खाई और ट्रिगर दबाता चला गया। वे 5 थे जो एकाएक सामने आ गए थे और पहचानते ही देवराज चौहान को शूट करने की कोशिश की थी, और उस कोशिश में वे एक बार ही फायरिंग कर पाए थे। दोबारा फायर करने का मौका देवराज चौहान ने उन्हें ना दिया। देवराज चौहान द्वारा की गई फायरिंग ने उन सबको उड़ाकर रख दिया था। देवराज चौहान गहरी सांस लेकर उठा, खाली हो चुके चैम्बर को पुनः भरकर रिवॉल्वर होल्स्टर में डाली और धूल से भरे कपड़े झाड़ने के पश्चात नीचे पड़ी लाशों को देखा। उसके बाद एक ही छलांग में उछलकर घोड़े पर बैठा और घोड़े को एड़ मारी। घोड़ा लाशों की बगल से गुजरता हुआ आगे बढ़ता चला गया। वहां खड़े लोगों की बड़बड़ाहट उसके जाते ही गूंजने लगी। देवराज चौहान सीधा नगीना के रेस्टोरेंट पर पहुंचा। नगीना अलसाई सी काउंटर के पीछे बैठी थी। उसके चेहरे से लग रहा था कि दोपहर भर वह सोई रही थी और कुछ देर पहले ही तैयार होकर काउंटर के पीछे आ बैठी है। देवराज चौहान को देखते ही उसका चेहरा खिल उठा। वह काउंटर के पीछे से निकली और देवराज चौहान के समीप जा पहुंची। हेलो, कैसे हो? नगीना अपनत्व से बोली। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। अच्छा हूं, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूं। तुम्हारे चचा कहाँ रहते हैं? एकाएक देवराज चौहान ने पूछा। चचा? नगीना ने न समझने वाले भावों से उसे देखा। ज्वाला की बात कर रहा हूं मैं। तुम्हें उनसे क्या? कुछ काम है? देवराज चौहान ने सिर हिलाया। बात तो हैरानी की है ना कि तुम्हें ज्वाला से क्या काम पड़ गया। वह तो गुस्से वाला आदमी है। क्रोध आ जाए तो कुछ भी कर गुजरता है। वह ठीक आदमी नहीं है। उसका कोई भरोसा नहीं। मेरी मानो तो ज्वाला से मुलाकात करने का विचार छोड़ दो। वह ज्वाला से मैं पहले भी कई बार मिल चुका हूं। देवराज चौहान मुस्कुराया। मिल चुके हो? नगीना की आंखों में हैरानी उभरी। हाँ, हम दोनों अच्छे दोस्तों की तरह मिलते हैं, लेकिन मैंने उसका ठिकाना नहीं पूछा। अब कुछ काम पड़ गया तो तुम्हारे पास उसका पता ठिकाना पूछने आ गया। चलो इसी बहाने ही सही आए तो सही। नगीना ने धीमे स्वर में कहा। मैं तुम्हारे साथ किसी को रवाना कर देती हूँ। वह तुम्हें ज्वाला के घर तक पहुंचा देगा, लेकिन पहले पापा से मिल लो। वह आज सुबह ही आ गए थे, ऊपर हैं अभी अभी बुलाती। जोधा सिंह? देवराज चौहान के होठ सिकुड़ गए। हाँ, मेरे पापा। वह अभी नहीं, जोधा सिंह से बाद में मिलूंगा। इस समय मेरे पापा दिल के बहुत अच्छे। एक बार मिलकर तो। मिल चुका हूं मैं जोधा सिंह से, बहुत अच्छी तरह मिल चुका हूं। मिल चुके हो? कब? नगीना हैरान हो गई। मंगोलिया आते समय। मंगोलिया पहुंचने से पहले एक रात जोधा सिंह के यहाँ ही बिताई थी। ओह, लेकिन फिर मिलूंगा। इस समय मुझे जाने दो। मैं ठीक है, मर्जी तुम्हारी, फिर मिल लेना। अब इतनी जल्दी भी तो मत करो। आओ वहां बैठते हैं, एक एक कप कॉफी तो मेरे साथ पी लो। नगीना के स्वर में आग्रह था, प्यार था, सब कुछ था। देवराज चौहान चाह कर भी इनकार न कर सका। नगीना उसे लेकर काउंटर के पास पहुंची। वेटर को इशारा किया। वेटर ने फौरन एक कुर्सी काउंटर के समीप रख दी। देवराज चौहान उस पर जा बैठा। नगीना काउंटर के पीछे बैठती हुई वेटर से बोली, कॉफी। वेटर सिर हिलाकर फौरन चला गया। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और रेस्टोरेंट के हॉल में निगाहें दौड़ाने लगा। हर तरह के लोग वहां बैठे थे, बातों में, अपने काम में व्यस्त थे। चंद एक की निगाहें उन पर भी थी। देवराज चौहान ने महसूस किया कि नगीना एकटक उसे ही देख रही है। देवराज चौहान की निगाह घूमी और नगीना पर जा टिकी। नगीना ने फौरन मुस्कुराकर सिर को दूसरी तरफ घुमा लिया। फिर तुरंत ही देवराज चौहान को देखा और मीठे स्वर में बोली, तुम भी यहाँ के लोगों की तरह लड़ाके अवश्य हो, अच्छे निशानेबाज और फुर्तीले हो। किसी की जान लेने में तुम्हें हिचक नहीं होती, लेकिन फिर भी तुम सबसे जुदा हो। जुदा? देवराज चौहान ने उसके शब्द दोहराए। मुझ में ऐसी क्या बात नजर आ गई जो मैं यहाँ के लोगों से जुदा महसूस हो रहा हूँ? तुम में चाहे कुछ भी हो, पर मैं ऐसा महसूस करती हूँ। शायद तुमने गलत महसूस कर लिया है। मैं यहाँ के लोगों से जुदा नहीं हूँ, इन जैसा ही हूँ मैं। मुझ में और इनमें कोई फर्क नहीं। ये भी खून बहाते हैं और मैं भी, देवराज चौहान ने स्पष्ट स्वर में कहा। ऐसे लोगों के बीच ही मैं बड़ी हुई हूँ। सामने वाले को पहचानने की शक्ति रखती हूँ। तुम चाहे कैसे भी हो, परंतु तुम्हारे भीतर का इंसान अभी जिंदा है। यह बात मैंने पहली मुलाकात में ही महसूस कर ली थी। देवराज चौहान कंधे उचकाकर रह गया। वेटर कॉफी लाया, काउंटर पर रख गया। नगीना ने एक प्याला उठाकर देवराज चौहान को थमाया और दूसरा अपनी तरफ सरका लिया। देवराज चौहान ने कॉफी का घूंट भरने के पश्चात
सिगरेट का कश लिया। तुम कहाँ से आए हो? दिल्ली से। दिल्ली में रहते हो? अच्छी जगह है वह, मैंने कई बार देखी है। मैं दिल्ली में नहीं रहता। देवराज चौहान ने नगीना के चेहरे पर निगाह मारी। मैं कहीं भी नहीं रहता, बस सारा हिंदुस्तान ही मेरा है, हर जगह मैं रहता हूँ। नगीना हंसी, उसके मोतियों जैसे दांत चमक उठे। फिर तो तुम बहुत बड़े आदमी हो। नगीना के स्वर में शोखी थी। देवराज चौहान मुस्कुराया, बोला कुछ भी नहीं। कॉफी समाप्त करके उठ खड़ा हुआ और सवालिया निगाहों से नगीना को देखा। मैं अभी तुम्हारे साथ किसी को कर देती हूँ। नगीना मुस्कुराई और इशारे से एक वेटर को बुलाया। वह पास आया तो नगीना ने कहा, गणपत को भेजो। वेटर चला गया। कुछ ही क्षणों में दादा टाइप का व्यक्ति गणपत हाजिर था। गणपत, नगीना का स्वर एकाएक बदल गया। देवराज चौहान को ज्वाला के यहाँ पहुंचा दो। जी, मैं अभी घोड़ा तैयार करता हूँ, गणपत ने कहा। फिर देवराज चौहान से बोला, आइए। कहने के साथ ही वह बाहर जाने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ गया। देवराज चौहान वहां से जाने लगा तो एकाएक नगीना धीमे स्वर में कह उठी, सुनो। देवराज चौहान ने चटक कर उसे देखा। तुम बहुत अच्छे हो, नगीना ने धीमे स्वर में जहां भर की मिठास घोलते हुए कहा। देवराज चौहान उसकी आंखों में देखता रह गया। जो कहा आंखों ने कहा। होठ तो बंद थे। नगीना भी उसकी आंखों में झांकती रही, फिर निगाहें झुकती चली गई। देवराज चौहान आगे बढ़ गया। कुछ ही पलों में वह रेस्टोरेंट से बाहर था। नगीना की वैसी ही स्थिति अगले कई पलों तक बनी रही। फिर धीरे धीरे उसने सिर उठाया। उसकी आंखों में चमक विद्यमान थी। तभी उसकी निगाह जोधा सिंह पर पड़ी, जो ऊपर जाने वाले रास्ते का दरवाजा खोलकर बाहर निकला था। उसे देखते ही नगीना ने अपने जज्बातों पर काबू पाया और पहले की तरह सामान्य हो गई। जोधा सिंह उसके पास पहुंचा। पापा, अभी देवराज चौहान आया था, नगीना जल्दी से बोली। देवराज चौहान? हाँ, मैंने उससे आपसे मिलने को कहा, लेकिन कहने लगा जल्दी में हूं, फिर मिल लूंगा। जोधा सिंह की निगाह काउंटर पर पड़े कॉफी के प्यालों पर गई। कॉफी पीने का उसके पास समय था, मुझसे मिलने का नहीं। जोधा सिंह का स्वर शांत था। नगीना सक पकाई, फिर तुरंत ही खुद पर काबू पाया। कह रहा था सिर में दर्द हो रहा है, कॉफी पीने से ठीक हो जाएगा इसलिए। नगीना। जोधा सिंह ने सिगरेट सुलगा कर कश लिया। देवराज चौहान उन लोगों में से नहीं है जिनके सिर में दर्द होते हैं और कॉफी पीने से ठीक हो जाते हैं। मैं उससे मिल चुका हूँ। वह कैसा है, क्या है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मेरा ख्याल है तुमने उसे कॉफी पीने को कहा होगा। नगीना से कुछ कहते ना बना। देवराज चौहान जैसे लोग खामखा नहीं आते। क्यों आया था वह यहाँ? ज्वाला का पता ठिकाना जानने। ज्वाला का? जोधा सिंह की आंखें सिकुड़ी। हाँ, कह रहा था ज्वाला से वह पहले भी कई बार मिल चुका है, दोस्तों की तरह। जोधा सिंह होठ काटने लगा। ज्वाला से देवराज चौहान का दोस्ताना हो जाना ठीक नहीं होगा। ज्वाला गर्म दिमाग का है और देवराज चौहान खतरनाक शख्सियत। दोनों का मेल तबाही ला सकता है। नगीना अब जवाब में क्या कहती? तुमने क्या कहा? मैंने गणपत को उसके साथ कर दिया, नगीना ने जवाब दिया। जोधा सिंह का चेहरा गहरी सोच में डूब गया। गणपत ने एक बहुत बड़े मकान के सामने पहुंचकर लगाम खींची तो घोड़ा रुक गया। देवराज चौहान ने भी लगाम खींच ली। गणपत ने देवराज चौहान को देखा। यह है ज्वाला का घर, ठिकाना, सब कुछ। देवराज चौहान ने उस लंबे चौड़े मकान पर निगाह मारी। मैं जाऊं? गणपत ने प्रश्न भरी निगाहों से उसे देखा। देवराज चौहान ने सहमति से सिर हिला दिया। गणपत ने घोड़ा वापस मोड़ा और फिर तेज गति से वहां से दौड़ता हुआ निगाहों से ओझल हो गया। देवराज चौहान ने लगाम को हल्का सा झटका दिया तो घोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ा और फाटक से भीतर प्रवेश करता चला गया। भीतर काफी बड़े अहाते में करीब 15-20 लड़ाके मौजूद थे। पहले तो देवराज चौहान को देखकर चौंके, फिर उनमें से कुछ ने देवराज चौहान को पहचाना। देवराज चौहान उनके समीप पहुंचा और घोड़े से नीचे उतर गया। ज्वाला है? हाँ, एक ने सिर हिलाया। मुझे उससे मिलना है, देवराज चौहान ने शांत लहजे में कहा। मैं पूछ कर आता हूँ, कहने के साथ ही वह भीतर चला गया। 3 मिनट बाद वह वापस लौटा। आओ, वह देवराज चौहान से बोला। देवराज चौहान को साथ लिए वह भीतर चला गया। कई रास्तों से गुजरने के पश्चात वह एक कमरे के बंद दरवाजे के सामने ठिठका, फिर धकेलकर दरवाजे के पल्लों को खोला और देवराज चौहान से बोला, जाओ, भीतर ज्वाला है। देवराज चौहान ने सिर हिलाया और भीतर प्रवेश कर गया। उस आदमी ने दरवाजे के पल्ले पहले की ही तरह बंद किए और वापस चला गया। देवराज चौहान ने सारे कमरे का निरीक्षण किया। एक तरफ बेड पर अधलेटा सा ज्वाला मौजूद था। उसके होठों पर मीठी सी मुस्कान फैली थी। बेड के करीब ही खाली कुर्सी मौजूद थी, जो कि स्पष्ट था कि कुछ देर पहले ही रखी गई थी। आओ देवराज चौहान।
ज्वाला ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे आशा नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगे। तुमसे मिलने के लिए भी नहीं आ सकता। नहीं, ज्वाला ने सिर हिलाया। अजगर खान ने तुम्हें इतना व्यस्त कर रखा है कि मुझसे मिलने के लिए तुम्हारे पास जरा भी फुर्सत नहीं है। मैंने गलत कहा क्या? देवराज चौहान ने बिना जवाब दिए सिगरेट सुलगा ली। क्या लोगे, ठंडा, गर्म, विस्की या? कुछ भी नहीं, देवराज चौहान ने हाथ उठाकर कहा। ज्वाला ने गहरी निगाहों से उसे देखा। कैसे आना हुआ? खास काम था। देवराज चौहान का स्वर गंभीर हो गया। क्या? ज्वाला की गहरी निगाह देवराज पर थी। मंगोलिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे दोस्त बनाया जा सके या फिर किसी पर विश्वास किया जा सके, लेकिन एक तुम अवश्य हो जिस पर मैंने विश्वास किया। ज्वाला उसे देखे जा रहा था। ज्वाला, देवराज चौहान पूर्ववत लहजे में बोला, मैं तुम पर कितना विश्वास कर सकता हूँ? पूरा। किस मामले में? हर मामले में। धोखा तो नहीं दोगे तुम? जिसे एक बार दोस्त कह दिया फिर उससे क्या धोखेबाजी करना? ज्वाला ने हंसकर कहा, मंगोलिया में तुम किस किसके खिलाफ कदम उठा सकते हो और किसके खिलाफ नहीं? मेरी पहुंच से कोई भी दूर नहीं, ज्वाला ने दृढ़ शब्दों में कहा। मैं किसी से नहीं डरता। देवराज चौहान कई पलों तक ज्वाला की आंखों में देखता रहा। मत बोलो कि मंगोलिया में खुमान सिंह भी है, सबसे ताकतवर आदमी। हाँ है, मानता हूं, लेकिन कुमान सिंह से मेरी क्या दुश्मनी? उसका मेरा रास्ता अलग है। मान लो अगर हो गई तो हो गई तो हो गई, फिर क्या आगे पीछे देखना? क्या कर? ज्वाला हंसा, फिर हंसी रोककर बोला, लेकिन होगी नहीं। कुमान सिंह मेरे रास्ते में कभी आएगा नहीं और मैं कभी उसके रास्ते में जाऊंगा नहीं। देवराज चौहान ने सोच भरी मुद्रा में सिर हिलाया। तुम मेरे काम किस हद तक आ सकते हो? देवराज चौहान, एकाएक ज्वाला शांत लहजे में क्या उठा। तुम जिस काम के लिए आए हो या जो कहना चाहते हो उसके लिए इतनी लंबी चौड़ी भूमिका बांधने की जरूरत नहीं। जो भी बात है साफ साफ कह डालो। तुम इस समय दुश्मन के नहीं, दोस्त के सामने बैठे हो। देवराज चौहान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी और लुप्त हो गई। सिर्फ 6 आदमियों को साइलेंसर लगी रिवॉल्वरों से शूट करना है, यह काम तो तुम भी कर सकते हो। ज्वाला हंसा। हाँ कर सकता हूँ, लेकिन दिक्कत यह है कि उन 6 को एक साथ एक ही समय में शूट करना है। समझा? कोई खास बात होगी? कुछ ऐसा ही समझो। साइलेंसरों की क्या जरूरत है? मंगोलिया में फायरों की आवाज पर कोई तवज्जो नहीं देता। साइलेंसर की जरूरत इसलिए है कि उन 6 को शूट करने के बाद जो काम करना है वह हो सके। अगर पहले ही शोर मच गया तो काम नहीं होगा। ठीक है, सब कुछ ठीक है, तुम जैसा चाहते हो वैसा हो जाएगा। कब करना है काम? कल। कल रात को। जगह और वक्त बता देना। या नहीं पूछोगे कि किन लोगों को शूट करना है? देवराज चौहान बोला, इसकी जरूरत मैं नहीं समझता, लेकिन मैं बताने की जरूरत समझता हूँ। देवराज चौहान ने उसकी आंखों में झांका। बता दो। यह 6 आदमी जिन्हें मैं तुम्हें एक साथ शूट करने को कह रहा हूँ, यह खुमान सिंह के आदमी है। ज्वाला चौंक कर सीधा होकर बैठ गया। क्या कह रहे हो? मैं सही कह रहा हूँ। ज्वाला कई पलों तक देवराज चौहान को देखता रहा। तुम्हारा खुमान सिंह से क्या वास्ता? वास्ता तो कुछ नहीं, देवराज चौहान ने कष्ट लेते हुए गंभीर स्वर में कहा। बात सिर्फ इतनी सी है कि खुमान सिंह के कैद खाने से मुझे एक कैदी को छुड़वाना है। और पागल हो गए हो तुम? खुमान सिंह के कैद खाने से कोई नहीं निकल सकता। अगर निकल सकता होता तो अब तक कई निकल चुके होते। तुम एक बार गलत बात पर पंगा खड़ा। मुझे किसी को कैद खाने से बाहर निकालना है, उसे मैं आसानी से निकाल लूंगा। बस तुम्हें जो कहा है वह काम कर दो। यहाँ और कोई नहीं जिस पर मैं विश्वास कर सकूं। ज्वाला ने पहलू बदला, होठ भींच लिए। शायद इस काम में तुम कुछ दिक्कत महसूस कर रहे हो, देवराज चौहान बोला। तुम जानते नहीं कि जब खुमान सिंह को पता चलेगा कि तुमने ऐसी हरकत की है तो वह तुम्हें किसी भी हाल में जिंदा नहीं छोड़ेगा और तुम उससे जान बचाकर भाग भी नहीं सकोगे। वह खुमान सिंह है, अजगर खान नहीं, जिससे कि आसानी से बच जाओगे। मैं अभी आने वाले हालात के बारे में नहीं सोचना चाहता। जो काम मेरे सामने है सिर्फ उसे पूरा करना चाहता हूँ। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। सोच लो, अगर खुमान सिंह को पता चल गया कि इस काम में तुमने मेरी सहायता की है तो वह तुम्हें किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम्हारा मुंह नहीं खुलेगा तो उसे कभी भी मालूम नहीं हो सकेगा कि उसके आदमियों को मैंने उड़ाया है। मेरा मुंह कभी नहीं खुलेगा, तो फिर वह यही समझता रहेगा कि यह काम मैंने नहीं किया है, बशर्ते कि उसे मालूम हो जाए यह काम मैंने किया है। देवराज चौहान मुस्कुराया। हाँ, बशर्ते कि उसे यह मालूम हो जाए। ज्वाला ने चिंतित लहजे में सिर हिलाया। मैं खुमान सिंह के खिलाफ कभी कोई काम नहीं करता, परंतु तुम्हें इनकार नहीं कर पा रहा हूँ। कल कल रात काम करना है ना यह, उन 6 को। हाँ, कैसे करोगे यह सब? यह मुझ पर छोड़ दे। मरोगे। जवाब में देवराज चौहान हंसा। उन 6 को कहाँ शूट करना होगा, वे कहाँ होंगे, यह बात मैं कल ही बताऊंगा, लेकिन इतना जान लो कि वहां सिर्फ 6 ही होंगे। 7वां और कोई नहीं होगा कि किसी प्रकार का खतरा आ टपके। अगर यह बात है
तो हमारे पहचाने जाने का भी कोई खतरा नहीं होगा। नहीं, इस काम में मैं खुद शामिल रहूंगा, ज्वाला ने गंभीर स्वर में कहा। यह खुमान सिंह के खिलाफ कदम है, जिसके खिलाफ लोग सोच भी नहीं सकते। मैं नहीं चाहता कि मेरे आदमियों से किसी प्रकार की कोई गलती या लापरवाही हो, और मुझे अपने साथ सिर्फ उन आदमियों को लेना है जो मेरे सबसे खास है। एक साथ 6 को उड़ाना है तो हम भी कुल 6 हो, ठीक? हाँ। ज्वाला सिर हिलाकर रह गया। एक छोटा सा काम और कर दो, बहुत अच्छा रहेगा, देवराज चौहान बोला। वो भी बोलो। जिस कैदी को मैं कैद खाने से निकालूंगा, उसके लिए कोई मुनासिब जगह चाहिए, क्योंकि तुरंत ही मंगोलिया का एक एक इंच का हिस्सा उसके लिए छाना जाएगा। यह काम सबसे ज्यादा खतरनाक है। वह जिसके यहाँ से भी बरामद होगा, वह और उसका खानदान तो गया। उसे पनाह देना तो सरासर मौत को दावत देना है। इसका मतलब इसका कोई इंतजाम नहीं हो सकेगा? नहीं, उसे पनाह देने जैसा घातक काम करना तो पूरे का पूरा जानलेवा साबित हो जाएगा। ठीक है, यह इंतजाम मैं खुद कर लूंगा, बाकी के काम में तो कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत है, लेकिन काम हो जाएगा। दोस्त की खातिर तो कुछ भी किया जा सकता है, ज्वाला हंसा। तो मैं चलूं? बैठो, खाना खाकर जाना, खाने का समय हो रहा। नहीं, अभी मुझे कुछ और काम निपटाने हैं। देवराज चौहान ने इजाजत ली और बाहर निकल गया। रात का अंधेरा हर तरफ फैल चुका था। जनरेटरों का शोर गूंज रहा था। रोशनियां सब तरफ नजर आने लगी थी। देवराज चौहान घोड़े पर सवार हुआ और घोड़े को दौड़ा दिया। सुंदरलाल ने इजाजत लेकर भीतर प्रवेश किया और हाथ बांधकर खड़ा हो गया। गजाला ने सख्त निगाहों से उसे देखा। तुम्हारा निगाहें झुकाना साबित करता है कि थापर ने अभी तक मुंह नहीं खोला। नहीं, सुंदरलाल ने सिर झुकाए ही कहा। पोजीशन क्या है? शाम से ही उस पर कोड़े बरस रहे हैं। जिस्म की खाल कहीं भी सलामत नहीं बची। वह सिर्फ चीखता है या फिर बेहोश हो जाता है, परंतु आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा। मुझे अपनी बात का जवाब चाहिए। गजाला फुफकारी, समझाओ उसे। उस पर अपना विश्वास कायम करो, चाहे कैसे भी हो उसे सच बोलने पर मजबूर करो। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश ऐसी करो कि कामयाब हुआ जाए। गजाला जिसे तड़प रही थी। जी, ध्यान रहे, सारी रात उस पर इसी तरह कोड़े बरसते रहे। एक पल के लिए भी वो अपनी आंख न झपका सके। जितना ज्यादा वह तकलीफ में होगा, उतनी ही जल्दी बोलेगा। मैं ऐसा ही करूंगा। उसे सिर्फ पानी दिया जाए, खाने को एक दाना भी नहीं। भूखा रखो उसे। सुबह तक खाली पेट उसकी जान निकली होगी। ऊपर से बरसते कोड़े उसे पूरी तरह तोड़ कर रख देंगे। और जब वह मुंह खोलने को तैयार हो तो मुझे खबर भिजवा देना। जी, मैं फौरन खबर देने हाजिर हो जाऊंगा, सुंदरलाल बोला। गजाला होठ भींचे कुछ पल टहलती रही, फिर छिटकी। बाहर पहरेदारों को सतर्क कर दो कि हर तरफ पूरी निगाह रखे। आज देवराज चौहान को सबने देखा होगा। अगर वह बंगले के आसपास नजर आए तो उसे कुछ न कहा जाए। वह जो करता है उसे करने दिया जाए और हमें इत्तला दी जाए। जी, सुंदरलाल ने कहा और फिर दबे स्वर में बोला, गुस्ताखी की माफी चाहूंगा कि आप देवराज चौहान को इतनी छूट क्यों दे रही है? आपके एक इशारे पर वो कैद खाने में होगा, और जो बात थापड़ नहीं बता रहा, वह देवराज चौहान से भी जबरदस्ती पूछी जा सकती है। गजाला के होठों पर विशेली मुस्कान फैलती चली गई। सुंदरलाल, गजाला वहशी दरिंदगी से भरे स्वर में कह उठी, देवराज चौहान ने मुझसे मुझसे चालबाजी की। अब तक उसने यही समझा है कि मैं उसकी बातों के झांसे में आ गई हूँ और कैद खाना दिखा दिया, परंतु यह उसकी भूल है। मैं जानती हूँ बीच में कुछ है, वही कुछ मैं जानना चाहती हूँ। इसके बाद ही देवराज चौहान का पुख्ता इंतजाम करूंगी। वह इस बात को भूल गया कि मैं गजाला हूँ, खुमान सिंह की बेटी। मंगोलिया में हमसे ताकतवर कोई नहीं, और मैं उसे मंगोलिया की सड़कों पर नंगा नचवा सकती हूँ। रेगिस्तान की तपती रेत पर सड़ा सड़ा कर उसकी जान ले सकती हूँ। घोड़े के पीछे बंधवा कर उसे तब तक घसीटवा सकती हूँ जब तक कि वह जिंदा रहेगा। मैं जो चाहूं वही करवा सकती हूँ, लेकिन मैं किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करती। पहले कम से कम मालूम तो हो जाए कि देवराज चौहान चाहता क्या है। खेल शुरू हो चुका है तो अंत भी होगा ही। जल्दी क्या तो देर क्या। थापर बेहोशी की अवस्था में रेत पर पड़ा था। उस पर कई बाल्टी पानी डाला जा चुका था। अंधेरा हो चुका था, परंतु आज वहां लाइटों का पूरा प्रबंध था। पास में 4 पहरेदार और कोड़े बरसाने वाले कैदी खड़े थे। पास में 4 पहरेदार और कोड़े बरसाने वाला कैदी खड़ा था। उसके चेहरे से लग रहा था कि शाम से वह कोड़े बरसा बरसा कर थक गया है। उसकी कलाई अब दर्द करने लगी थी, जबकि वह काफी ताकत रखता था। थापर पर कोड़े बरसाते हुए वह दिल ही दिल में खून के आंसू रो रहा था, परंतु यहाँ पत्थर दिल खून की होली खेलने वालों में खून के आंसुओं को देखने की शक्ति ही कहाँ थी।
थापर औंधे मुंह रेत पर पड़ा था। उसके संपूर्ण जिस्म पर खून नजर आ रहा था। घोड़े की मार ने उसके जिस्म का एक एक हिस्सा उधेड़ कर रख दिया था, परंतु उसने मुंह नहीं खोला था कि देवराज चौहान से उसकी क्या बात हुई। वह बरसते कोड़ों में सिर्फ चीखता रहा था। जब बेहोश हो गया तो पहले 5 बार दोहरा चुके क्रम को पुनः दोहराया गया, यानी उस पर ठंडे पानी की बाल्टियां डाली गई। 10 मिनट के बाद उसके होठों से करा निकली। पीड़ा के मारे इतना बुरा हाल था कि उसकी आंखें ना खुल पा रही थी। होठों से पीड़ा भरी कराहटें बिना रुके जारी थी। पूरा जिस्म कांप रहा था। शरीर में इतनी भी शक्ति ना बची थी कि वह करवट भी ले पाता। उसके शरीर पर पुनः पानी की बाल्टी फेंकी गई। ताजा जख्मों पर ठंडे पानी ने मिर्च जैसा काम किया। वह तड़प उठा। वह पानी उसके होठों से थरथराता स्वर निकला। एक पहरेदार पहले से ही पानी का गिलास लिए खड़ा था। उसने आगे बढ़कर तेज ठोकर से थापर के जिस्म को सीधा किया और ऊपर से पानी की धार उसके होठों पर डाली। आधा पानी बाहर, आधा भीतर, जो कि फौरन ही बाहर आ गया। मात्र उस पानी से उसका गला ही गीला हो पाया। कराते हुए कठोर मेहनत के पश्चात उसने आंखें खोली। किसी का भी चेहरा उसे स्पष्ट नजर न आया। धुंधले धुंधले से शख्स उसे दिखाई दिए। इसे खड़ा करो, एक पहरेदार ने कठोर स्वर में कहा। दूसरे पहरेदार ने उसकी बगलों में दोनों हाथ डालकर उसे खींचा और किसी प्रकार सीधा खड़ा कर दिया। थापर का जिस्म किसी शराबी की भांति झूम रहा था। घोड़े बरसाओ, पहरेदार ने दांत पीसकर आदेश दिया। कैदी का कोड़े वाला हाथ यंत्र चलित सा ऊपर उठा। ठहरो, ऊंची आवाज ने कैदी का हाथ रुकवा दिया। सबकी निगाहें घूम गई। सुंदरलाल तेजी से उनकी तरफ बढ़ा जा रहा था। पास जाकर उसने थापर की हालत देखी, फिर गुस्से से बोला, देख तो लो क्या हालत हो रही है इसकी। तुम लोग हो कि घोड़े बरसाए जा रहे हो? जान लेकर रहोगे क्या इसकी? जाओ, यहां से इतनी दूर हो जाओ कि हमारी बातें ना सुन सको। वे सब वहां से काफी दूर हट गए। थापर पहले की तरह शराबी की मानिंद झूमे जा रहा था। सुंदरलाल ने उसके करीब पहुंचकर उसे सहारा दिया। थापर ने सुलगती निगाहों से उसे देखा। बैठ जाओ, तुम्हें खड़े होने की ताकत नहीं है, सुंदरलाल प्यार भरे स्वर में बोला। थापर के घुटने मुड़े और वह रेत पर बैठता चला गया। तुम जैसा इंसान मेरे जख्मों पर मरहम नहीं लगा सकता, उन्हें सिर्फ कुरेद ही सकता है। थापर के होठों से टूटे फूटे शब्द निकले। दरिंदे हो तुम लोग, जंगली। सुंदरलाल ने शांत ढंग से उसका हाथ थपथपाया। गलत कह रहे हो, हम दरिंदे नहीं, तुम जैसे ही इंसान हैं। मुझे देखो, मैं तो खुमान सिंह के यहाँ नौकर हूँ और नौकरी में मालिकों का हुक्म बजाना ही पड़ता है। मुझे क्या अच्छा लगता है तुम्हें कोड़े पड़ते देखकर? मन में बहुत दुख होता है, परंतु क्या करें, मजबूरी है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तुम कुछ नहीं कर सकते। थापर की हालत वास्तव में बहुत बुरी थी। नहीं, मालिकों के हुक्म के सामने मैं कुछ भी नहीं कर सकता। कोड़े तो कम पड़वा सकते हो, उससे कोई फायदा ना होगा। पढ़ते तो रहेंगे ही ना। फायदा तो तब हो जब कोड़े पड़े ही नहीं। थापर ने निगाहें उठाकर सुंदरलाल को देखा। तुम तो मुझसे बहुत प्यार से पेश आ रहे हो, थापर ने पूर्ववत लहजे में कहा। मैं दिल से बुरा नहीं हूं। ऐसा है तो फिर एक काम करो। थापर के होठों से पीड़ा भरी करा निकली। बोलो बोलो, मुझे यहां से फरार करवा दो। सुंदरलाल के होठों से गहरी सांस निकल गई। बस यही एक काम तो मैं नहीं करवा सकता। क्यों? तुम्हें फरार करवाने का मतलब अपनी मौत को दावत देना, सुंदरलाल ने धीमे स्वर में कहा। मेरी यह हरकत छिपी ना रह पाएगी। यहाँ और भी पहरेदार है। यह ठीक है कि मैं कैद खाने का इंचार्ज हूँ, परंतु कोई भी पहरेदार खुमान सिंह के खिलाफ नहीं जाएगा। ऐसी कोई बात हुई तो उसे तुरंत खुमान सिंह तक पहुंचा देंगे। हर कोई खुमान सिंह की निगाहों में ऊंचा बनना चाहता है। थापर के होठों से पीड़ा भरी गहरी सांस निकल गई। मैंने तो यह बात तुम्हें इसलिए कही कि तुम मुझसे कुछ ज्यादा ही सहानुभूति दिखा रहे हो, लेकिन हो तो खुमान सिंह के पिट्ठू ही। पुरानी आदतें भला कहाँ छूटती है। गलत बात मत करो थापर। तुम 1.25 साल से यहाँ पर कैदी हो। क्या मैंने तुम्हें कभी तंग किया, कोई नाजायज बात की? नहीं ना। कैदियों को तकलीफ ना हो, यह भी मेरी नौकरी का ही हिस्सा है। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि समझदारी से काम लो। सुंदरलाल उसे समझाने वाले अंदाज में कह उठा। समझदारी सिखा रहे हो मुझे? कहते हुए थापर ने हंसने की कोशिश की, परंतु उधड़े शरीर से उठती दर्द भरी लहरों के कारण उसके होठों से करहा निकल कर रह गई। सिखाओ, शायद बात बन जाए। 2 पल खामोश रहने के पश्चात सुंदरलाल बोला, तुम गजाला की बात मान लो। क्या? यही कि उसे बता दो कि देवराज चौहान तुमसे क्यों मिलने आया था, उसने क्या बात की, वह चाहता क्या है, उसके मन में क्या है।
सब कुछ गजाला को बता दो। सुंदरलाल अपनत्व से बोला। उससे क्या होगा? उससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। इस नर्क से मुक्ति पालोगे, कैद से रिहाई, और इनाम में भी बड़ी रकम तुम्हें दिलवा दूंगा। फिर तुम मंगोलिया से बाहर कहीं भी जा सकते हो। थापर ने सिर उठाकर सुंदरलाल के चेहरे को देखा। उसका दिमाग बहुत तेजी से काम कर रहा था। सुंदरलाल की बातों का मतलब वह बाखूबी समझ रहा था। गजाला ने ही उसे तैयार करके भेजा होगा कि चाहे जैसे भी हो उसका मुंह खुलवाया जाए, और गजाला के इशारे पर ही सुंदरलाल सब कुछ कर और कह रहा था। थापर ने इस मौके का फायदा उठाने की सोची। कल रात को उसने फरार होना था। देवराज चौहान कहकर गया था, वह इंतजाम कर रहा होगा। कल रात उसे कोड़े ना पड़े तो बेहतर होगा। फरार होने में उसे दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो कल शाम तक वह हिलने के भी काबिल ना रहेगा। लालच अच्छा दे रहे हो। यह लालच नहीं, हकीकत है। इसमें झूठ कितना है, पूरा का पूरा या आधा आधा? मुझ पर विश्वास करो था, पर मैंने जो कहा है सच कहा है, इसमें जरा भी झूठ नहीं। मेरी बात मान लो, वरना शरीर पर पड़ने वाले कोड़े तुम्हारी जान ले लेंगे। थापर इस तरह खामोश हो गया जैसे सोच रहा हो। इसमें सोचने वाली बात कहां से आ गई? सुंदरलाल ने जैसे गर्म लोहे पर चोट की। है, सारी बात ही सोचने वाली है। मेरे हिसाब से तो सीधा सा मामला बनता है, तुम मुंह खोलो और इनाम लेकर कैद से रिहाई पालो। कोई जरूरी तो नहीं कि मुंह खोलने पर मुझे इनाम और रिहाई ही मिल जाए। मेरा वादा रहा कि तुम तो खुद दूसरों के गुलाम हो, तुम्हारे वायदे की कोई कीमत नहीं। ठीक है, मैं गजाला को बुलाता हूँ, तुम उसी से बात कर लेना। नहीं, गजाला को बुलाने की जरूरत नहीं, मुझे सोचने का मौका दो, मुझे सोचने का वक्त दो। सोचने का वक्त? सुंदरलाल ने प्रश्न भरी निगाहों से उसे देखा। कब तक? कितना? अब तो रात हो चुकी है और इस समय मेरी तबीयत भी ठीक नहीं। कल दिन भर का वक्त दो, परसों सुबह ही मैं इस बारे में बात करूंगा। दर्द के कारण थापर का शरीर कांप रहा था। चंद पलों की खामोशी के बाद सुंदरलाल ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी इस बात को मानूंगा। तुम अब ज्यादा बात मत करो। मेरे जख्मों पर ऐसी दवा लगाओ कि फौरन आराम शुरू हो जाए। अगर मेरा ध्यान जख्मों की ही तरफ रहा तो मैं ठीक तरह से सोच नहीं पाऊंगा। थापर रेत पर लेटते हुए बोला, और बैठे रहने की हिम्मत उसमें ना बची थी। भीतर ही भीतर वह पीड़ा से छटपटा रहा था। ठीक है, तुम जो कह रहे हो वही करूंगा। कल का दिन भी तुम्हें सोचने के लिए दूंगा। अगर परसों सुबह तुमने सही जवाब नहीं दिया तो तुम्हारी जिंदगी हमारे लिए बेकार होगी, समझे? समझा। अब दवा लगवा दो और रात भर मुझे ठंडी रेत पर ही पड़े रहने देना। सुंदरलाल ने उसे देखा, फिर उठ खड़ा हुआ। रात को 8 बजे जगमोहन वापस लौटा। देवराज चौहान घर पर ही मौजूद था। मैं तो सोच रहा था कि कहीं मरे पड़े होंगे। देवराज चौहान मुस्कुराया। ऐसा भी हो जाएगा, अभी कल का दिन भी तो आना है। जगमोहन ने गहरी सांस ली। जगमोहन ने कपड़े बदले, हाथ मुंह धोकर वह कमरे में आ बैठा। आज क्या हुआ? देवराज चौहान ने पूछा। बहुत कुछ हुआ। 4 जगह अजगर खान के आदमियों ने मुझे घेरा। एक जगह तो जोधा सिंह आ गया था, उसने सारा मामला संभाल लिया। एक जगह मुनासिब मौका पाकर मैं खिसक गया, वह काफी ज्यादा थे। बाकी 2 जगह पूरी तरह टकराव हुआ। जगमोहन ने कहा, कितने मारे? कुल 13। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। हम अजगर खान के काफी आदमी खत्म कर चुके हैं, अब उसके पास काफी कम आदमी रह गए होंगे। मंगोलिया जैसे इलाके में आदमियों को इकट्ठा कर पाना आसान काम नहीं। बाहर से आदमियों को लाने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, वक्त भी बहुत बर्बाद होगा, और इतना वक्त अजगर खान के पास बचा नहीं। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। तो फिर क्या करेगा अजगर खान? हार मानने वाले लोगों में से तो अजगर खान है नहीं, ना ही वह खामोश बैठने वाला है। यकीनन वह कोई ना कोई ऐसी चाल चलेगा, ऐसा कुछ करेगा कि हमें नुकसान हो। देवराज चौहान ने दांत भींच कर कहा। अब वह पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गया होगा, उसकी तरफ से हमें सावधान रहना होगा। जगमोहन ने सहमति में सिर हिलाया। तुमने क्या किया? मैं आज कुमान सिंह के कैद खाने में गया था। कैद खाने में? जगमोहन चौंका। हाँ, कहने के साथ ही देवराज चौहान ने सब कुछ उसे बता दिया। सुनकर जगमोहन के चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। ज्वाला ने एक बार भी इनकार नहीं किया कुमान सिंह के खिलाफ काम करने को। किया भी नहीं भी, दोनों ही बातें हैं। सब जानते हैं कि मंगोलिया का सबसे ताकतवर आदमी कुमान सिंह है। इस पर भी ज्वाला उसके खिलाफ काम करने को तैयार हो गया है तो हैरानी की ही बात। वास्तव में इसमें कोई संदेह नहीं, देवराज चौहान ने कहा, और ज्वाला की इस हरकत से साबित होता है कि वह जिद्दी इंसान है और जो सोच लेता है करके ही रहता है, किसी की परवाह नहीं करता। ऐसे लोगों के लिए कुमान सिंह हो या अजगर खान एक ही बात है। तुम थापर को कैद से निकाल लोगे?
जगमोहन के स्वर में अविश्वास का पुट था। आशा तो है, अगर नाकामयाब हो गए तो जानते हो क्या होगा? थापर भी जिंदा नहीं बचेगा और शायद तुम और ज्वाला भी खुमान सिंह की निगाहों में आ जाओगे। तब जानते हो क्या होगा? जो होगा देख लेंगे। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। इस समय मैं सिर्फ थापर को कैद से निकालने की सोच रहा हूँ। अगर सब ठीक रहा तो कल रात वह कैद से बाहर होगा। जगमोहन का चेहरा चिंता से भर उठा। कहा कुछ नहीं। उसे खामोश पाकर देवराज चौहान ने कष्ट लिया और बोला, क्या सोचने लगे? यही कि थापर कैद से फरार हो या ना हो, खतरा हमारे सिर पर आन खड़ा होगा। हाँ, यह बात तो सही है, परंतु यह खतरा तो मोल लेना ही है। थापर पर हम विश्वास कर सकते हैं, वह हमारे काम का आदमी सिद्ध होगा। यहाँ के लोगों पर कोई भरोसा नहीं। क्षण भर ठिठक कर देवराज चौहान पुनः बोला, खुमान सिंह के खजाने तक पहुंचना लोहे के चने चबाने के बराबर है। इस बात को मैं स्पष्ट तौर पर महसूस कर रहा हूँ। इसे बैंक या वॉल्ट लूटना मत समझना, सरकारी खजाना लूटना मत समझना। यह लुटेरों का खजाना है, जिसे लूटने के लिए जिगर चाहिए। खुमान सिंह से ज्यादा ताकत चाहिए। अभी तो हमें कई खतरनाक मोड़ों से गुजरना है। हो सकता है किसी मोड़ पर खुद हमारी जान भी चली जाए, परंतु मैं 40 अरब की दौलत का लालच नहीं छोड़ सकता। अगर हाथ लग गई तो जिंदगी भर की खूनी भागदौड़ समाप्त हो जाएगी। फिर हमें कोई डकैती, लूट या हत्या नहीं करना पड़ेगी। इसी कारण मैं जान की बाजी लगाने का पक्का फैसला कर चुका हूँ। यह खतरनाक काम महज हम दो के बस का नहीं है। थापर आ जाएगा तो 3 हो जाएंगे। खुमान सिंह से दुश्मनी समझो मंगोलिया से दुश्मनी, मंगोलिया के बच्चे बच्चे से दुश्मनी। परंतु ज्वाला का फायदा हमें बहुत मिलेगा, बशर्ते कि हम उसे भी लूट के माल का हिस्सेदार बना लें। उसे साथ मिला लेने से हमारे लिए जान का खतरा कुछ कम हो जाएगा। जगमोहन की आंखें सिकुड़ गई। मैं समझा नहीं, ज्वाला का लूट के माल से क्या वास्ता? जगमोहन ने पूछा। देवराज चौहान अजीब से लहजे में मुस्कुराया। खुमान सिंह से दुश्मनी होते ही खुमान सिंह के इशारे पर मंगोलिया के सारे लड़ाके हमें शूट करने के लिए हमारे पीछे होंगे। सबसे तो बचा नहीं जा सकता। वे हमें कुछ ही घंटों में ढूंढ ढूंढ कर शूट कर देंगे। ऐसे में अगर ज्वाला हमारी तरफ होगा तो मंगोलिया के लड़ाकों का हमें कोई डर न होगा। वे हमें आसानी से शूट नहीं कर पाएंगे। ज्वाला उनको संभालेगा। ज्वाला के पास ताकत है, आदमी है, वह हमें पूरी सिक्योरिटी दे सकता है। वैसे भी जब मंगोलिया वाले जानेंगे कि ज्वाला हमारे साथ है तो हमारे खिलाफ हथियार उठाने से पहले कई बार सोचेंगे, क्योंकि हमारे और उनके बीच ज्वाला होगा। पहले उन्हें ज्वाला से टकराना होगा और ज्वाला से टकराकर कोई भी राजी नहीं होगा। वेरी गुड, यह बात तो सही है। जगमोहन ने तुरंत सिर हिलाया। इसीलिए ज्वाला को साथ मिलाना नुकसान का नहीं, फायदे का सौदा है। हम अपना काम आराम से कर पाएंगे और ज्वाला हमारे दुश्मनों से निपटता रहेगा। देवराज चौहान ने कहा, यह तो ठीक है, परंतु हम खुमान सिंह के खजाने के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त करेंगे? कर लेंगे, परंतु थापर वाला काम तो पहले निपटा लें। देवराज चौहान बोला, वह तो कल रात को ही निपट जाएगा। देवराज चौहान सिर हिलाकर रह गया। सुबह 7 बजे देवराज चौहान और जगमोहन सोकर उठे। देवराज चौहान कुछ गंभीर था, जबकि जगमोहन बेचैन सा नजर आ रहा था। आज थापर को खुमान सिंह की कैद से बाहर निकालना था। क्या जाने कामयाब होते हैं या नहीं, परंतु दोनों ही हालातों में भारी खतरा था। खुमान सिंह से दुश्मनी का खतरा, देर सवेर में उसे मालूम तो हो ही जाना था कि इस काम के पीछे कौन है। फिर खुमान सिंह की दुश्मनी क्या रंग लाती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोनों नहा धोकर तैयार हुए। नाश्ता लाऊं? जगमोहन ने प्रश्न भरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाते हुए सिर हिला दिया। जगमोहन बाहर निकला। देवराज चौहान खिड़की पर खड़ा होकर खुमान सिंह का विशाल बंगला देखने लगा। बाहर घोड़े की टापों की आवाज आई, जो कि धीरे धीरे दूर होती चली गई। जगमोहन चला गया था। देवराज चौहान खुमान सिंह के बंगले को देखता रहा। मस्तिष्क में सिर्फ एक ही बात थी कि इस खूबसूरत बंगले के बेहद करीब कहीं 40 अरब की दौलत है। वह कहाँ हो सकती है? उसका रास्ता कहाँ से गया हो सकता है? काफी देर तक देवराज चौहान खिड़की पर खड़ा रहा। आखिरकार उसे गजाला दिखाई दी। इतनी दूर से भी वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। वह बिल्कुल तैयार हुई दिखाई दे रही थी। हाफ पैंट और खुले गले की इसकी भी उसने पहन रखी थी। उसके खूबसूरत बाल हवा में हौले हौले लहरा रहे थे। छत पर से वह रेगिस्तान और मंगोलिया का नजारा देख रही थी। कई पल वे एक दूसरे को देखते रहे। फिर दोनों ने लगभग एक ही साथ हाथ ऊपर उठाकर हिलाया। फिर गजाला छत से चली गई। देवराज चौहान उसके बाद भी काफी देर तक खिड़की पर ही खड़ा बंगले पर निगाहें दौड़ाता रहा। अब उसका ध्यान थापर की तरफ भटक गया था।
कि कैद खाने से निकलने के समय वह उन दोनों बंद कोठरियों के भीतर का हाल भी देखकर आएगा। शायद वहां से खजाने तक का कोई रास्ता हो। जगमोहन नाश्ता पैक करवा लाया। दोनों ने नाश्ता किया। मैं जरा बाहर का चक्कर लगाऊं, जगमोहन ने कहा। कहीं भी जाओ, लेकिन अंधेरा होने तक यहाँ पहुंच जाना। रात को तुमने साथ रहना है। थापर के चक्कर में? हाँ, जगमोहन ने सिर हिलाया, फिर बाहर निकल गया। देवराज चौहान उठा। उसने होल्स्टर से रिवॉल्वर निकालकर चेक किया। जो खाने खाली थे उन्हें भर कर चैम्बर बंद करते हुए उसे वापस होल्स्टर में डाला। चेहरे पर सख्ती के भाव उभरे हुए थे। इस बात के प्रति उसने अपना इरादा पक्का कर लिया था कि किसी भी हाल में वह खुमान सिंह का खजाना पाने में पीछे नहीं हटेगा, चाहे इसके लिए उसे कैसे भी हालात का सामना ही क्यों न करना पड़े। या तो खजाना हासिल करेगा या फिर लड़ते लड़ते खजाना पाने की चेष्टा में अपनी जान गंवा देगा। देवराज चौहान वहां से बाहर निकलने जा ही रहा था कि एकाएक ठिठक गया। उसके कानों में घोड़ों की टापों की आवाज पड़ने लगी, जो कि पल प्रतिपल करीब आती जा रही थी। देवराज चौहान के होठ गोलाई की मुद्रा लिए मुस्कुराहट के रूप में सिकुड़ते चले गए। मस्तिष्क में सिर्फ एक ही शब्द कौन था? गजाला। आने वाली अवश्य गजाला ही होगी। आगे बढ़कर वह खाली कुर्सी पर जा बैठा और निगाहें खुले दरवाजे पर। कुछ ही पलों में घोड़े की टापों की आवाज बाहर आकर रुक गई। देवराज चौहान कष्ट लेता रहा। फिर गजाला ने ही भीतर प्रवेश किया। उसके होठों पर खिली खिली मुस्कान थी। हाफ पैंट और टी शर्ट टाइप स्कीवी में बेहद खूबसूरत लग रही थी वह। देवराज चौहान भी खुलकर मुस्कुराया। शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग, या जो भी ठीक समझो, गजाला ने हंसकर कहा। गुड मॉर्निंग। देवराज चौहान भी हंसा। गजाला आगे बढ़कर कुर्सी पर जा बैठी। सॉरी, कल मैं तुम्हारे साथ कैद खाने ना जा सकी। अचानक ही कुछ ऐसा काम पड़ गया कि मुझे व्यस्त हो जाना पड़ा। पहले तो मैंने सोचा कि आज का प्रोग्राम मुलतवी कर दूं, लेकिन फिर सोचा मेरे कारण तुम्हारा मूड क्यों खराब हो। तो मैंने कैद खाने के इंचार्ज सुंदरलाल के सुपुर्द यह काम कर दिया कि तुम्हें पूरी तरह कैद खाना दिखा दे। शुक्रिया, वास्तव में तुमने मेरा ध्यान रखा। देवराज चौहान मुस्कुराया। चाहो तो आज मैं तुम्हारे साथ कैद खाने जा सकती हूँ। आज मैं फ्री हूँ। कैद खाना कोई ऐसी जगह नहीं जिसे बार बार जाकर देखा जाए। मैं तो यूं ही एक नजर देखना चाहता था कि कैसा कैद खाना है जहां से कोई फरार नहीं हो सकता। गजाला खिलकर मुस्कुराई। कैसा लगा कैद खाना? बहुत अच्छा। क्या वहां से कोई कैदी फरार हो सकता है? नहीं, किसी भी हालत में नहीं। वहां से फरार होने के बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता। गजाला पुनः हंसी। अगर वहां से फरार हुआ जा सकता तो अब तक जाने कितने फरार हो चुके होते। फिर वह कैद खाना नहीं रहता, आराम गाह होती कि जब जी चाहा आ गए और जब चाहे चले गए। ठीक कहती हो। और क्या किया कैद खाने में? खास कुछ नहीं, देवराज चौहान लापरवाही से बोला। कैद खाना देखा अच्छी तरह से, फिर यूं ही बात करने के लहजे से एक कैदी से करीब घंटा भर बातें करता रहा। उसके अनुभव पूछता रहा। उसके बाद वापस आ गया। कैदी कैसे लगे? गजाला ने हंसकर पूछा। कैदी कैदी कैसे होते हैं? उन्हें कैसा लगना है? देवराज चौहान भी हंसा। गजाला उठी और खिड़की पर खड़े होकर अपने बंगले को देखने लगी। इस बंगले को बनाने में काफी मेहनत लगी होगी। देवराज चौहान ने एकाएक कहा। शहरों से सारा सामान रेगिस्तान तक लाना, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। वह तो है ही। गजाला बाहर ही देखे जा रही थी। सैकड़ों आदमियों ने मिलकर यह बंगला पूरा बनाया होगा, और कैद खाना भी। गजाला पलटी और खुली खिड़की से टेक लगाकर उसे देखने लगी। हाँ, बहुत आदमी लगे थे इस बंगले को बनाने में। मैंने तो देखा नहीं यह नज़ारा, तब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। यह मेरे दादा जवाहर सिंह ने बनवाया था। कैद खाना भी मेरे दादा ने बनवाया था। यह जुदा बात है कि मेरे पापा ने कैद खाने में, बंगले में अपनी जरूरत के मुताबिक बढ़ोतरी की। इसमें भी 2 साल लगे थे। हालांकि काम मामूली था। गजाला ने कहा। ऐसी जगह पर ऐसा बंगला, ऐसा कैद खाना बनाना बहुत हिम्मत का काम है। गजाला हंसी। रेगिस्तान में शहर बसाना और भी हिम्मत का काम है। यह काम भी मेरे दादा ने किया। जवाहर सिंह वास्तव में बहुत मजबूत इरादों वाला इंसान था। देवराज चौहान ने कहा। कभी फुर्सत में मैं तुम्हारा बंगला भी जरूर देखना चाहूंगा, अगर तुमने दिखाना चाहा तो। जरूर दिखाऊंगी, इनकार का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। गजाला हंस रही थी। और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें बंगला बहुत पसंद आएगा। बेहतर 5 स्टार होटलों जैसी सुख सुविधाएं हैं। इतनी हैरानी तुम्हें बंगला देखकर नहीं होगी जितनी कि भीतर देखकर होगी। यह सब कहकर तो तुम मेरी उत्सुकता को बढ़ाई जा रही हो। तो चलो। गजाला हंसी। अभी बंगला भीतर से दिखा दूं? अभी नहीं, फिर किसी दिन। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। गजाला बोली। किचन किस तरफ है तुम्हारा? उधर। देवराज चौहान ने एक तरफ इशारा किया। क्यों?
तुमने तो चाय के लिए पूछा नहीं। गजाला हंसती हुई किचन की तरफ बढ़ गई। आज मैं तुम्हें अपने हाथ की चाय बनाकर पिलाती हूँ। मुद्दत के बाद बना रही हूँ, बताना कैसी रही। देवराज चौहान मुस्कुरा कर रह गया। गजाला किचन में चली गई। उसके किचन में प्रवेश करते ही देवराज चौहान के चेहरे पर गंभीरता की लहर आ गुजरी। उसकी निगाहें किचन के दरवाजे पर ही टिकी रही। गजाला का व्यवहार आज कुछ ज्यादा ही खुशनुमा लग रहा था। बात बात पर वह हंसे जा रही थी, परंतु आंखें उसकी हंसी में शामिल नहीं थी। यह बात देवराज चौहान कई बार महसूस कर चुका था। जैसे गजाला की हर हरकत मात्र एक दिखावा थी, छलावा थी। उसने पूछा कैद खाने में क्या किया, जबकि यह जानकारी तो उसने कब की सुंदरलाल से ले ली होगी। फिर उससे पूछने का क्या मतलब। इतना तो वह महसूस कर ही चुका था कि गजाला के होठों पर कुछ है तो आंखों में और दिल में कुछ, और यह सारा इशारा जहरीली नागिन की तरफ इशारा कर रहा था, जो कि एकाएक बगल में आकर डसती है और मरने वाले को जरा भी पता नहीं चल पाता कि क्या हुआ है। गजाला के प्रति देवराज चौहान ने सावधान रहने की सोची। वह कभी भी नुकसान पहुंचा सकती थी। वैसे भी कुमान सिंह की बेटी थी, कुछ भी करवा सकती थी, और अगर इसे जरा भी किसी तरह की गड़बड़ का एहसास हो गया तो गजब ढह सकता था। कुछ ही देर में गजाला 2 गिलासों में चाय डाल लाई। लो पीकर देखो, पीने के लायक है या नहीं। गजाला ने हंसते हुए उसे गिलास थमाया। देवराज चौहान ने मुस्कुराकर गिलास थामा और घूंट भरकर गजाला को देखा। कैसी लगी? गजाला ने पूछा। ठीक है, काम चल जाएगा, शुक्र है। मैं तो सोच रही थी कि कहीं तुम्हें जरा भी पसंद ना आए। अपना गिलास थामे वह कुर्सी पर जा बैठी। मुझे नहीं याद कि पिछली बार मैंने कब चाय बनाई थी। देवराज चौहान ने कुछ ना कहा। तुम, गजाला ने चाय का घूंट भरने के बाद कहा, इतने सीधे हो नहीं जितने की देखने में लगते हो। देवराज चौहान ने उसकी आंखों में झांका। मैंने कब कहा कि मैं सीधा हूं? यह तो तुम्हारा अपना ही मत है। हाँ, मेरा ही मत है, मेरा अपना विचार। वैसे तुम हो क्या? शायद गजाला अब अपने मतलब की बात पर आ रही थी। देवराज चौहान जवाब देने के प्रति बेहद सतर्क था। मैं बहुत कुछ हूं, जो भी कर जाऊं समझो वही कम है। फिर भी डकैती, अपहरण, कत्ल, मर्डर ऐसा कोई काम नहीं जो मैंने ना किया हो। यही पेशा है मेरा। मंगोलिया में क्यों आए हो? क्यों? देवराज चौहान हंसा। मेरा आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं। गजाला भी हंसी। ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो यूं ही पूछ रही थी। मंगोलिया आने के पीछे कोई खास कारण नहीं, घूमते फिरते यहाँ आ गया। 2-4 से मंगोलिया के बारे में सुना तो सोचा देखूं तो सही है कैसी है जगह। कैसी लगी? बहुत अच्छी। अपराधियों का स्वर्ग है। या यहाँ आकर कानून से आसानी से बचा जा सकता है। कानून तुम्हारे पीछे भी है। हाँ, पुलिस में वांटेड हूँ। सारे हिंदुस्तान की पुलिस को मेरी तलाश है। इनाम भी होगा तुम्हारे सिर पर। अभी तक तो नहीं, लेकिन वह सब कभी भी हो सकता है, देवराज चौहान ने कहा। कब तक रहने का इरादा है मंगोलिया में? गजाला ने चाय का घूंट भरा। कुछ भी पक्का नहीं है। आज भी जा सकता हूँ, 6 महीने बाद भी। देवराज चौहान ने मुस्कुरा कर कहा। हमारा क्या है, कोई पक्का ठोर ठिकाना होता नहीं। मैंने तो यूं ही पूछा था, गजाला ने लापरवाही से कहा। देवराज चौहान ने निगाह खुली खिड़की से बाहर टिका दी। अजगर खान से अभी तक निपटारा नहीं हुआ? देवराज चौहान ने चौंक कर उसे देखा। तुम जानती हो कि मेरे और अजगर खान के बीच क्या हो रहा है? हाँ, गजाला मुस्कुराई। यह मंगोलिया है और एक तरह से हम मंगोलिया के मालिक हैं। यहाँ पर कब क्या होता है हमें पूरी खबर मिलती है। तुम्हारे और अजगर खान से टकराव की एक एक घटना की खबर हमारे पास तुरंत आ जाती है। तुम कितने तेज शूटर हो यह पिछले 2 दिनों की घटनाओं से जाहिर है। देवराज चौहान गजाला को देखता रहा। अजगर खान, गजाला का स्वर शांत था, मंगोलिया का शक्तिशाली आदमी है। उसका हाथ यही नहीं, बाहर के शहरों में भी है। उससे टकराना हंसी मजाक नहीं है। ज्वाला को ही लो, वह अजगर खान की टक्कर का आदमी है। किसी भी लिहाज से वह अजगर खान से जरा भी कम नहीं। हो सकता है एक आध कदम आगे ही हो। मंगोलिया वाले 2 ही से कतराते हैं, क्योंकि दोनों की टक्कर बराबर की है। वे जानते हैं सीधे टकराव का अंजाम है कुछ भी हो जाना। अजगर खान ज्वाला को और ज्वाला अजगर को आज तक इतना नुकसान नहीं पहुंचा सके जितना कि तुमने सिर्फ 2 दिन में अजगर खान को पहुंचा दिया। अजगर खान के आधे आदमियों को तुमने शूट कर दिया और इस पर भी तुम्हें कोई खौफ नहीं। तुम्हारे साथी को कोई डर नहीं, जिसे कि मैंने अभी तक देखा नहीं। जगमोहन नाम है शायद उसका। अजगर खान नाम का ही अजगर नहीं, वह वास्तव में अजगर है। अपने शिकार को निगल कर ही रहता है और इस समय उसके लिए सबसे बड़े और ताजा शिकार तुम हो। वह तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को निगले बिना नहीं रहेगा। देवराज चौहान हौले से हंसा। तुमने अजगर खान की कमर तोड़ दी, इसी से जाहिर है कि तुम क्या हो कैसे हो। तुम्हारा यह ठिकाना अजगर खान को मालूम नहीं हो सका।
वरना वह तुम्हें अब तक छोड़ता नहीं। नहीं मालूम है तो हो जाएगा, ऐसी बातें ज्यादा देर नहीं छिपती। फिर भी तुम्हें कोई डर नहीं? किसका? अजगर खान और अपनी मौत का। मौत से खेलने वाले मौत से डरा नहीं करते। देवराज चौहान ने तीखे स्वर में कहा, मेरी जिंदगी में ऐसे कई अजगर खान आए और चले गए, अभी तक तो मेरी जान लेने में कोई कामयाब नहीं हो सका। मैं ये नहीं कहता कि कोई कामयाब नहीं होगा, कभी ना कोई तो कामयाब होगा ही। अब देखना यह है कि यह अजगर खान कामयाब होता है या फिर कोई दूसरा। बहुत अजीब आदमी हो तुम। हर आदमी चाहे कितना भी खतरनाक हो, मैं किसी इंसान से नहीं डरता। देवराज चौहान ने होठों को भींच कर कहा, इंसानों से डरना मैंने सीखा ही नहीं। कमाल है, तुम किसी से नहीं डरते? नहीं। जिस दिन देवराज चौहान डरेगा समझो वह मर गया। मेरे पापा से भी नहीं डरते? किससे? कुमान सिंह से? हाँ। दोनों कई पल एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। फिर इस खामोशी को गजाला ने ही तोड़ा। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। जब मुनासिब वक्त आएगा तो इसका भी जवाब दे दूंगा, देवराज चौहान ने कहा। अभी जवाब देने में क्या हर्ज है? हर बात का मुनासिब वक्त, सही मौका और हालात होते हैं, और अभी इन बातों में से कुछ भी नहीं है। बेहतर यही होगा कि हम इस मुद्दे पर अभी बात ना ही करें। गजाला ने उसकी आंखों में झांका। मुझे तुम्हारी बात का जवाब मिल चुका है देवराज चौहान। क्या? यह कि तुम मेरे पापा से नहीं डरते, गजाला ने दृढ़ स्वर में कहा। अगर डरते होते तो स्पष्ट कह देते, नहीं डरते तभी तो स्पष्ट कहना तुमने ठीक ना समझा। देवराज चौहान को मानना पड़ा कि गजाला सचमुच बहुत तेज है। उसने फौरन सच को भांप लिया था, जो कि फिलहाल तो उसके हक में ठीक नहीं था। जवाब में देवराज चौहान हंसा। तुम बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो गई हो। कैसी गलतफहमी? यही कि तुम वक्त से पहले ही कुछ ज्यादा सोच लेती हो। मैं कैसे कह दूं कि मैं कुमान सिंह से डरता हूं या नहीं, क्योंकि मैंने आज तक उसे देखा नहीं, उसके बारे में खास कुछ नहीं जानता। अब लोगों के मुंह से सुनकर तो मैं डरना शुरू कर नहीं दूंगा। इसीलिए तो कहा मैंने कि जब मुनासिब मौका आ जाएगा तब तुम्हें इस बात का जवाब दे दूंगा। गजाला ने इस बात पर पुनः कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे के भावों से देवराज चौहान को अंदाजा नहीं लग पाया कि उसने उसकी बात पर यकीन किया या नहीं। उसके दिल में क्या है, देवराज चौहान न जान पाया। गजाला वास्तव में बहुत खतरनाक थी। अब देवराज चौहान को इस बात का एहसास होने लगा था। आखिर खुमान सिंह की बेटी थी, उसकी भावी वारिस तो लाजमी था, उसमें खुमान सिंह के आधे गुण तो होंगे ही। गजाला ने चाय का गिलास खाली करके टेबल पर रख दिया। तो बंगला भीतर से देखने का कब का प्रोग्राम है? गजाला ने मुस्कुराकर पूछा। बहुत जल्द, 1-2 दिन में। जरूर देखना, भीतर से देखकर तुम्हें अवश्य हैरानी होगी। देवराज चौहान मुस्कुरा दिया। मैं चलती हूँ, गजाला खड़े होते हुए बोली। यह ठीक है कि तुम किसी से नहीं डरते, अच्छी बात है, परंतु अजगर खान के प्रति लापरवाह मत होना, वह किसी से कम नहीं है। कहने के साथ ही गजाला मुड़ी और तेज तेज कदमों से बाहर निकलती चली गई। देवराज चौहान होठ पीछे बैठा बाहर दरवाजे को देखता रहा। उसके मस्तिष्क में गजाला थी। वह अच्छी तरह जानता था कि गजाला की दिलचस्पी उसमें पैदा हो चुकी है, जो कि ठीक नहीं था। अब उसने उसके बारे में कुरेदना शुरू कर दिया था। गजाला आने वाले दिनों में उसके लिए खतरा बनकर खड़ी हो सकती थी, परंतु इस बारे में वह कुछ भी कर नहीं सकता था। गजाला को इस समय अब दूर करना भी उसे क्रोध दिलाने के बराबर होगा। आखिरकार उसने यही फैसला लिया कि जो चल रहा है वैसा ही चलने दे, जो होगा देखा जाएगा। बहरहाल आज थापर को खुमान सिंह के कैद खाने से बाहर निकालना था, इसलिए वह थापर और अपने इंतजामों के बारे में ही सोचना चाहता था। कुछ ही पलों उपरांत देवराज चौहान घोड़े पर सवार तेजी से मंगोलिया की सड़कों पर दौड़ा जा रहा था। थापर के जख्मों पर रात को ही मरहम लगा दिया गया था। जाने उस दवा में क्या था, सिर्फ रात भर में ही वह खुद को काफी बेहतर महसूस कर रहा था। सारी रात वह ठंडी रेत पर पड़ा रहा, जिससे कि उसे काफी राहत मिली थी। वह मन ही मन खुद को कोस रहा था कि खामखा ही उसने कोड़े खाए। अगर वह पहले ही 2 दिन का समय मांग लेता तो उसके यह हाल न होते। फिर भी उसे लग रहा था कि वह अभी भी सस्ते में छूटा है। सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ उसकी आंख खुली थी। सूर्य की रोशनी में रेत के कण चांदी के समान चमक उठे थे। उसने आंखें मिचमिचाकर चारों ओर देखा। अब रात वाले पहरेदार वहां नहीं थे। उनकी जगह सुबह के दूसरे पहरेदार आ गए थे, बेहद सावधान और बेहद सतर्क। उसे हिलते पाकर एक पहरेदार उसके पास पहुंचा। थापर अभी भी कमर तक नंगा था। कुछ चाहिए? पहरेदारों ने स्थिर लहजे में पूछा। मुझे मेरी कोठरी तक छोड़ दो, थोड़ा सहारा दो,
थापर ने थके स्वर में कहा, कुछ देर बाद रेत इतनी गर्म हो जानी है कि इस पर चलना भी दुभर हो जाएगा। चलो। थापर उठ खड़ा हुआ। शरीर में उठती पीड़ा टीसों के कारण होठों से करा निकली। पहरेदार का सहारा लेकर वह धीमे धीमे कोठरियों की तरफ चल पड़ा। अन्य कैदियों की निगाह भी उस पर थी। उनमें वह कैदी भी था जिसने सुंदरलाल के इशारे पर उस पर कोड़े बरसाए थे। सब कैदियों की निगाहों में थापर के प्रति सहानुभूति थी। थापर अपनी कोठरी में पहुंचकर दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया। वह बहुत कमजोरी महसूस कर रहा था। उसे दिन भर आराम की आवश्यकता थी। कुछ चाहिए? पहरेदार ने पूछा। नहीं, थापर ने सिर हिलाकर धीमे स्वर में कहा। पहरेदार बाहर निकल गया। थापर उसी प्रकार बैठा रहा। उसका जिस्म जगह जगह से उधड़ा हुआ था। गनीमत थी कि कोड़े का सिलसिला रुक गया था, नहीं तो अब तक मांस उधड़कर नीचे की हड्डियां दिखाई दे रही होती। खैर, आज दिन भर की बात थी। रात को तो उसने फरार हो ही जाना था। थापर का मस्तिष्क अब देवराज चौहान की तरफ भटक गया। क्या वास्तव में देवराज चौहान आज उसकी फरारी का इंतजाम कर देगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह बाहर निकलते ही सब कुछ भूल गया हो? वह समझ नहीं पाया कि देवराज चौहान की कही बात पर विश्वास करे या न करे। तभी उसके दिल से आवाज उठी, नहीं, वह देवराज चौहान है। उसके बारे में उसने सुन रखा था कि वह जो कहता है उसे अवश्य पूरा करता है। यह जुदा बात है कि ऐन मौके पर उसे सफलता मिलती है कि नहीं। देवराज चौहान उसे कैद खाने से निकालने की कोशिश करेगा, अवश्य करेगा। अगर किस्मत ने साथ दिया तो वे लोग कामयाब भी होंगे। इस विचार के साथ थापर की हिम्मत को हौसला मिला। तभी आहट पाकर उसकी विचारधारा टूटी। सुंदरलाल और एक पहरेदार ने कोठरी में प्रवेश किया था। छोटी सी कोठरी में 3 इंसानों के आ जाने से इतनी छोटी लगने लगी कि जैसे दम घुट जाएगा। कैसे हो थापर? सुंदरलाल ने मुस्कुराकर पूछा। सुंदरलाल ने पहरेदार को इशारा किया। पहरेदार के हाथ में छोटा सा डिब्बा था। लेट जाओ, दवा लगानी है, पहरेदार ने कहा। थापर लेट गया। पहरेदार ने डिब्बे में मौजूद लेप उसके जिस्म पर बने जख्मों पर अच्छी तरह लगाया। उस दवा से थापर को जख्मों की पीड़ा कम होती महसूस हुई। पहरेदार अपना काम निपटा कर चला गया। थापर पुनः दीवार का सहारा लेकर बैठ गया। अब सुंदरलाल बड़े प्यार भरे स्वर में बोला, क्या सोचा तुमने? किस बारे में? गजाला के प्रश्न का जवाब कि देवराज चौहान तुमसे क्यों मिलने आया था। मैंने तुम्हें कल रात क्या कहा था? थापर ने सुंदरलाल के चेहरे पर निगाह मारी। क्या कहा था? यही कि कल तक का वक्त मुझे चाहिए, यानी आज का सारा दिन। अभी तो मुझे कुछ भी सोचने का मौका नहीं मिला। रात को मेरी हालत क्या थी तुम जानते ही हो। अब कुछ ठीक महसूस करना शुरू किया है। आज गजाला के प्रश्न पर विचार करूंगा और सोचूंगा कि मेरा मुंह खोलना ठीक है कि नहीं। कल सुबह इस वक्त मेरे पास आकर हाँ या ना में जवाब ले लेना। जवाब हाँ में ही हो तो अच्छा होगा, वरना तुम जानते ही हो कि गजाला तुम्हारा क्या हाल करेगी। हाँ, यह बात मुझे महसूस हो चुकी है। वैसे वह बात तो पक्की है ना कि मुझे कैद से रिहाई मिलेगी और साथ में इनाम भी? थापर अपनी आवाज में लालच भर लाया था। हाँ, सब कुछ मिलेगा तुम्हें। ठीक है, मुझे सोचने दो। कल सुबह इस बारे में बात करना। जरा ठीक ढंग से सोचना। यह तुम्हारी जिंदगी और मौत का सवाल है। जानता हूँ। कुछ चाहिए तो बता दो। नाश्ता वगैरह भिजवा दो। अच्छा भिजवाना, हमेशा की तरह घटिया नाश्ता मत भिजवाना। चिंता मत करो, बढ़िया भिजवाऊंगा। कहने के साथ ही सुंदरलाल निकल गया। साला कुत्ता, हरामजादा, थापर दांत बींचकर बुदबुदा उठा। देवराज चौहान ज्वाला के यहाँ पहुंचा। ज्वाला तक पहुंचने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। उसे फौरन ज्वाला तक पहुंचा दिया गया। आओ। ज्वाला उसे देखते ही मुस्कुराया। देवराज चौहान ने सिर हिलाया और उसके सामने बैठ गया। कैसे आए? तुमने तो शायद अब रात को आना था, ज्वाला ने कहा। हाँ, लेकिन कल एक बात करना मैं भूल गया था, इसी सिलसिले में आया हूँ। बोलो। मुझे एक रस्सा चाहिए। रस्सा? हाँ। उसकी लंबाई चौड़ाई? इतना मोटा कि एक आदमी उस पर लंबे समय तक लटक सके, और रस्से की लंबाई कम से कम 550 फीट होनी चाहिए, देवराज चौहान ने कहा। ज्वाला सीधा होकर बैठ गया। 550 फीट मोटा रस्सा? हाँ, जिस पर एक आदमी आसानी से लटक सके, झूल सके। यह तो बहुत कठिन काम है, ज्वाला ने सिर हिलाकर कहा। 550 फीट लंबा रस्सा मंगोलिया जैसी जगह में कहाँ मिलेगा? नहीं, लेकिन यह बहुत जरूरी है, नहीं तो मेरी सारी योजना धरी की धरी रह जाएगी। तुम ही बताओ मैं कहाँ से लाऊं रस्सा? कहीं से भी लाओ, रस्सा मुझे हर हाल में चाहिए, ज्वाला। देवराज चौहान अपने शब्दों पर जोर देकर बोला। अगर यह काम ना हुआ तो समझो सब कुछ बेकार हो गया।
ज्वाला देवराज चौहान का मुंह देखता रह गया। कोशिश करता हूं, ज्वाला ने गहरी सांस लेकर कहा और बेल का बटन दबाया। कुछ ही पलों में एक आदमी हाजिर हुआ तो ज्वाला बोला, धर्मराज को भेजो। वह चला गया। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। कुछ देर में 35 वर्ष का एक आदमी वहां आया, तोते जैसी नाक, चीते जैसी आंखें। देवराज चौहान एक पल में ही समझ गया कि वह बहुत खतरनाक आदमी है। धर्मराज, एक बहुत जरूरी काम आ फंसा है, ज्वाला ने कहा। कैसा काम? उसने देवराज चौहान पर निगाह मारी। मोटा रस्सा चाहिए। मिल जाएगा। उसकी लंबाई कम से कम 550 फीट होनी चाहिए, ज्वाला ने कहा। धर्मराज एकाएक कुछ न कह सका। क्या हुआ? रस्से की लंबाई कुछ ज्यादा ही है, धर्मराज कह उठा। ज्यादा तो है, लेकिन कम से काम नहीं चलेगा, और शाम तक बहुत जरूरी चाहिए, हर हाल में चाहिए। कहाँ से मिलेगा, इसका इंतजाम तुम्हें करना है। कई पल सोचते रहने के पश्चात धर्मराज ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं देखता हूँ। क्या देखता हूँ? ज्वाला के माथे पर बल पड़े। अब आप कह रहे हैं तो इंतजाम करना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी, शाम तक मिल जाएगा। तभी देवराज चौहान बोला, रस्से के लिए मंगोलिया में ढिंडोरा मत पीटते रहना, काम चुपचाप होना चाहिए। देवराज चौहान को देखने के बाद धर्मराज ने ज्वाला को देखा तो ज्वाला ने सहमति के भाव में सिर हिला दिया। इजाजत लेकर वह बाहर निकल गया। समझो रस्से का इंतजाम हो गया, ज्वाला ने कहा। अगर नहीं होना होता तो धर्मराज यहीं पर मना कर देता। धर्मराज मेरा सबसे खास आदमी है। मेरी गैर मौजूदगी में धर्मराज के हुक्म को मेरा हुक्म समझा जाता है। बहुत काम का आदमी है। देवराज चौहान सिर हिलाकर रह गया। इतने लंबे रस्से का तुम करना क्या चाहते हो? रात को मालूम हो जाएगा, देवराज चौहान ने कहा। ज्वाला के होठों पर मुस्कान उभरी। अब मैं तुम्हारी योजना समझ रहा हूं कि तुम कैसे खुमान सिंह के कैद खाने से किसी को बाहर निकालोगे। 550 फीट के रस्से ने मुझे सब कुछ समझा दिया है। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान उभरी। तुम कैद खाने की ऊपरी सतह पर मौजूद, यानी कि कैद खाने से 500 फीट ऊपर खाई के किनारे जमीन पर जो 6 पहरेदार मौजूद है, उन्हें हटाकर रस्सा नीचे लटका कर नीचे से किसी कैदी को ऊपर लाना चाहते हो। उसे कैद खाने से निकालना चाहते हो, और मेरी निगाहों में यह बेकार बेवकूफाना काम है। इस काम में तुम्हें किसी भी हाल में सफलता नहीं मिलेगी। क्यों? तुम ऊपर का रास्ता, अपने हिस्से आने वाला रास्ता तो साफ कर लोगे, अपने हिस्से का काम तो निपटा लोगे, लेकिन नीचे वाला तभी ऊपर आ सकता है जब वह अपना रास्ता साफ कर ले। मसलन नीचे 24 घंटे हथियारों सहित पहरेदार घूमते हैं, उनसे वह कैसे निपटेगा? अगर उसे फरार होना है तो वह अपने हिस्से के काम को आराम से निपट लेगा, देवराज चौहान ने कहा। संभव नहीं, कैदी हमेशा खाली हाथ होते हैं और पहरेदार हथियारबंद, ज्वाला ने सिर हिलाया। वह किसी से हथियार छीन भी सकता है, बशर्ते कि तेज तर्रार हौसलेमंद हुआ और किस्मत ने साथ दिया तो। देखते हैं क्या होता है। कौन है वह कैदी? थापर। उसने गजाला को कुछ कह दिया था, इसी कारण कैद खाने में पहुंचा दिया गया। तुम क्यों उसे कैद खाने से निकालना चाहते हो? ज्वाला ने पूछा। मुझे उसकी जरूरत है। कैसी जरूरत? क्या तुम इसी काम के लिए मंगोलिया आए हो? नहीं, इस काम के लिए मंगोलिया नहीं आया था। काम कुछ और ही है। क्या थापर को कैद खाने से निकाल लूं, फिर तुमसे बात करूंगा। ज्वाला उसे देखता रहा, कहा कुछ भी नहीं। अजगर खान कैसा है? बात बदलने के लहजे से देवराज चौहान ने पूछा। बुरे हाल में है। तुमने और जगमोहन ने उसके आधे आदमियों को साफ कर दिया है। यह बहुत गहरी चोट है उसके लिए। यहाँ आदमियों की हमेशा कमी रहती है। इस समय वह कुछ ठंडा ठंडा नजर आ रहा है, परंतु उसके भीतर आग चल रही होगी। वह चुप नहीं बैठने वाला, बहुत मौका परस्त है। वक्त आने पर वह ऐसा वार करेगा कि उसका दुश्मन उसे देखता ही रह जाएगा। मुझे अजगर खान आज तक इसलिए नहीं हरा सका क्योंकि मैं उसकी नस नस से वाकिफ हूँ, ताकत में उसके बराबर हूँ। जैसे अजगर खान को मार पाना आसान नहीं, वैसे ही मुझे मार पाना आसान नहीं। और अब तो उसके आदमियों के मरने के कारण उसकी ताकत मेरे मुकाबले काफी कम हो गई है। यह तो अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात है। अब अजगर खान से जो टकराव होगा वह आखिरी होगा। मंगोलिया की धरती से मैं अजगर खान का नामो निशान मिटा दूंगा, ज्वाला दांत भींचकर बोला। देवराज चौहान ने सिर हिलाया, फिर बोला, इसके लिए मैं निश्चिंत रहूं? हाँ, धर्मराज इंतजाम करके ही वापस आएगा। शाम के बाद अंधेरा होने पर तुम मुझे कहाँ मिलोगे? देवराज चौहान ने पूछा। जहां तुम कहो, यह तुम्हारा काम है, ज्वाला ने कहा। जहां हमें काम करना है वहीं मिलते हैं, उससे 300-400 गज दूर पश्चिम दिशा की तरफ। ठीक है, थोड़ा आइडिया दे दो, उसके बाद क्या करना है? वहां मौजूद 6 पहरेदारों को हटाना है। हाँ, उन्हें रास्ते से हटाकर ही हमें अपना रास्ता बनाना है। उन्हें बेहोश करना है या जान लेनी है, ये तुम जानो। बस यह काम ठीक ढंग से बिना शोर शराबे के हो जाना चाहिए, देवराज चौहान ने कहा। रात को कितने बजे मुलाकात होगी? 10 बजे ठीक रहेगा। टाइम कुछ और बढ़ा दो तो ठीक रहेगा। रात बढ़ने पर अक्सर पहरेदारों में सुस्ती आ जाती है। 11 ठीक रहेगा। ज्वाला ने सहमति में सिर हिला दिया।
देवराज चौहान ने विदा ली और बाहर निकल गया। दोस्तों, इस बेहद शानदार कहानी को आप सुन रहे हैं गॉगल गुरु ऑडियो बुक चैनल पर। जैसा कि हमें पता लग चुका है कि देवराज चौहान खुमान सिंह के खजाने की तरफ, जो कि अरबों खरबों का है, की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा चुका है। अब यह देखना बाकी है कि क्या थापर गजाला की कैद से बाहर निकल पाने में सफल हो पाएगा, और यदि हाँ, तो देवराज चौहान और ज्वाला सिंह की राहों में कितनी मुश्किलें आई। यह सब देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो ज्वालामुखी का क्लाइमेक्स पार्ट सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।